यहाँ तो आपको उस लूप में फंसाने का काम है सारा कि बेटा 10th पास कर लो मजा आएगा, 12th पास कर लो मजा आएगा, बीटेक कर लो, आईआईटी निकाल लो मजा आएगा। मजा आ ही नहीं रहा लोगों को। उसको भी टारगेट पे टारगेट दे रहे हो। अच्छी शायरी भाई, अगर बताना हो, एक अच्छी शायरी दर्द कम करती है या और बढ़ा देती है? साइमल्टेनियस कहानियां भाई चल आप रही हैं। सिक्स में दो दो चला रहे हैं, ये अरे गलत बात अभी है। चला कह रहा हूँ मैं ना, मतलब हम्म, पॉडकास्टर बनना जो है किसी का करियर ऑप्शन तो नहीं हो सकता। है ना? मतलब भाई आदमी नहीं सोचता ना, बस भाई और लड़कियां फंसा रहा है और 3-4 इसके आसपास घूम रही है, हमारे हिस्से की भी मिले जा रहा है क्या? जुल्फ के जब वो लड़की फूल बदलती है, वाह, जंगल की हर टहनी फूल बदलती है, क्या कहने। उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं वाह जैसे कोई तितली फूल बदलती है। वाह भाई, क्या बात है भाई। देश के जो रक्षा मंत्री हैं माननीय, उन्होंने कोट किया था वो स्टेज से, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी। हम्म। मैं लिखता हूँ तो मेरा भी यूपीएससी तो निकल ही जाएगा। कि मैंने भजन वजन लिखे, मैंने कहा भगवान के नाम पे तो गाली नहीं पड़ेगी जो है ना। पूरा काम देखेगी वाला सीन हुआ था हमारे साथ। अच्छा, वो तो शेयर करो भाई। क्या क्या हुआ था? शायर का रिलेशनशिप मैनेजमेंट वैसे भी बहुत खराब होता है, हम्म, उससे घर वाले भी नाखुश हैं, उससे उसके दोस्त भी बड़े परेशान हैं कि ऐसे है वैसे है। तो पढ़ता हूँ तो हालांकि। हमारी ऑडियंस के लिए कुछ चुनिंदा शेर अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमने हमारे चैनल ने आपको 1% भी नॉलेज प्रोवाइड की है या आपको एक बेहतर इंसान बनने में जरा सी भी मदद की है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 85% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक सब्सक्राइब कर देने से आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, ना ही आपका कुछ बिगड़ेगा, लेकिन आपका वही एक सब्सक्राइब किसी का सपना सच कर सकता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें और हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गेस्ट लाते रहेंगे। एंजॉय द शो। बहुत बहुत स्वागत है दर्पण भाई, बहुत शुक्रिया भाई। आपका पॉडकास्ट में। हमारे आपकी प्रोफाइल जब मैंने देखी भाई, क्या लिखते हैं आप, अरे कसम से जो है। तो शुक्रिया भाई। मैंने उसी दिन सोचा था कि आपको जो है पॉडकास्ट में बुलाना है और शूट करना है, तो आप आए हैं, अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं। मच ऑब्लाइज्ड फॉर दैट भाई। ये कैसे शुरुआत हुई जर्नी आपकी, कि आपको कब लगा कि शायरी के क्षेत्र में आपको आना है? यार मामला क्या था कि लिखना बहुत पहले शुरू कर दिया था। मतलब मैं शुरुआत से अगर कहानी सुनाऊंगा तो ये स्टोरी बहुत पीछे जाती है। हुआ क्या था कि हमारे घर में जो है थोड़ा सा कवि सम्मेलन वगैरह सुनने का शौक था, पिताजी को था, मम्मी को था। मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरी मम्मी भी शुरुआत में लिखा करती थी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। होता क्या था कि मैं मेरे ख्याल से 5th 6th में था, तो दोपहर के वक्त जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो दोपहर में पिताजी भी टीचर थे तो सबकी छुट्टी हो जाती थी गर्मी के वक्त। तो हम लोग जो है जब खाना वाना खा के दोपहर को सोने जाते थे तो साथ में एक ही जगह बिछा के हम लोग, बढ़िया ठंडक होती थी, जमीन पे बिछा के बढ़िया सोते थे। उस वक्त जो है अक्सर पापा कवि सम्मेलन की कोई ऑडियो लगा लिया करते थे, कीपैड वाले फोन आते थे उस समय, हम्म। तो उसमें कोई ना कोई कवि सम्मेलन की ऑडियो चल रही होती थी। उसमें मैंने अल्हड़ बीकानेरी को उस वक्त बहुत सुना, कुमार विश्वास, राहत इंदौरी, ये सब लोग जो पहली बार पता चला कि ये कुछ होता है, कुछ ऐसे गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, हम्म। लेकिन हाँ मजा आ रहा था सुन के। वो कुमार विश्वास जब गा रहे थे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल हाँ। समझता है, तो नहीं पता कि मेरा दिल क्या समझता है, तेरा दिल क्या समझता है, छठी में मुझे, लेकिन वो सुन के अच्छा लग रहा था कि कुछ बढ़िया काम हो रहा है। वहां से पहली बार थोड़ा सा हुआ कि यार ये जो है ये कोई लिख रहा होगा, तो कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो एक दिमाग में जो है। अच्छा बचपन से ही आदत थी हर चीज में खुरपेज करने की, तो ये भी कुछ करते हैं। तो उस टाइम शुरुआत में मेरे, मुझे याद है 6th 7th की बात है, तो मैंने कुछ लिखा था। अच्छा घर में थोड़ा सा डर था मुझे कि क्या रिएक्शन आएगा क्या नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने भजन वजन लिखे। मैंने कहा भगवान के नाम पे तो गाली नहीं पड़ेगी जो है ना। पूरा प्लानिंग वहां पे ऐसा। भी सेफ खेल रहे हैं आप। हाँ ओके। कि भगवान के नाम पे तो गाली नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो है भजन वजन लिखे। अच्छा वो डायरी थी एक, वो डायरी किसी दिन ऐसे ही मम्मी को मिल गई, और जो है मम्मी ने एकदम कि ये क्या कर रहे हो तुम, और पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये है वो है। मैंने कहा यार क्या पता पापा देखें तो गुस्सा आए, मुझे नहीं पता था। खैर वो डायरी कहीं फेंक वेक दी उन्होंने। फिर हुआ कि 10th के आसपास तक आते आते मुझे खुद किताबें पढ़ने का थोड़ा सा शौक लग चुका था। मैं बहुत ज्यादा नॉवेल नॉवेल का मैं कोर्स की नहीं, किताबें पढ़ी जा रही थी मुझसे, तो हम्म। उसके अलावा क्या ही पढ़ते। 8th क्लास में चेतन भगत की एक नॉवेल नॉवेल गलती से लाइब्रेरी में, मुझे स्कूल की लाइब्रेरी में मिल गई। रेवोल्यूशन 2020 है उनकी एक नॉवेल, वो पहली नॉवेल थी जो, अच्छा उसमें नया नया जो है स्कूल ने नियम शुरू कर दिया था, मैं तो अब मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा नियम था
कि जो है सबको हफ्ते में एक बार कोई ना कोई बुक इशू करानी है अपने स्कूल से, लाइब्रेरी से। हाँ लाइब्रेरी से। ओके। तो पढ़ने का शौक वोक था नहीं, मैंने कहा कोई करा लेंगे, तो एक दिख गई, वो उसका कवर सुंदर लग रहा था तो मैंने कहा कि ये कर लेते हैं। हाँ। अच्छा वो जो है आमतौर पे जो है कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसे सेक्शंस होते थे जिनमें थोड़ी भीड़ ज्यादा होती थी, उसमें भीड़ नहीं थी, तो मैंने कहा चुपके से निकाल लो किताब, जाके करा लो, फिर बैठ के अपने करेंगे ना। जब ये केवल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही खत्म करनी है कि हाँ हफ्ते तो वाली है। करेंगे। खैर मैंने वो किताब ले ली, इश्यू करा ली, घर ले आया वो किताब, 3-4 दिन कुछ नहीं पढ़ा। हम्म। 3-4 दिन बाद हुआ क्या कि स्कूल में सब डिस्कशन कर रहे हैं कि उस किताब में ये है, उस किताब वो, यार वो पीयर प्रेशर में मुझे लग रहा है मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रही है, सब साले बात कर रहे हैं हाँ। कि इस किताब में ये है वो है। तो वहां मैंने पहली बार शुरू किया, उनका लाओ 2-4 पन्ने पलट के थोड़ा सा जान तो लें कि है क्या, कुछ बात करने को रहे। तो वहां मैंने पहली बार वो किताब पढ़ी, चेतन भगत की रेवोल्यूशन 2020। और उस किताब ने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया कि किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें अच्छी चीज़ हैं, मज़ा आता है पढ़ के। ओके। मेरा सारा खेल है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा आने लग गया, आनंद आने लग गया, तो मैं वो काम ज़रूर करूँगा। जब तक मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर मैं लाख चाह लूँ मैं नहीं कर सकता। तो वो मज़ा आने लग गया वो पढ़ते पढ़ते। फिर ये हुआ कि खुद भी लिखते हैं कुछ कहानियाँ लिखनी शुरू की। वहाँ से शायरी वायरी का थोड़ा सा वो लगा, कवि सम्मेलन हमेशा से सुनते आ रहे थे, तो वहाँ फिर कुछ तुकबंदी, कुछ कविताएं शुरू की। और हिंदी का काम था शुरुआत में, कविताएं और कुछ गीत लिख रहा था मैं हम्म। हिंदी के ही। और जो लिख रहा था वो ज्यादातर वीर रस का कंटेंट था, जो आज आज इस वक्त कोई मुझसे पूछे तो मुझे सबसे खराब वीर रस के कवि लगते हैं, चीख चीख के पढ़ रहे होते हैं कवि सम्मेलनों में कि क्योंकि उस टाइम पे पाके। हमारी भी एज वही थी, उस हाँ टाइम पे तो हाइप पे रहता वही रहता वही तो वो था। मजा आ रहा था सुन के, मतलब वो ना रोमांचित तो कर ही देती हैं वो तो। आज के टाइम पे तो पाकिस्तान तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहे होते हैं, तो वो आज मुझे चूतियापा लगता है वो उस टाइम पे मुझे लगा कि चलो ठीक काम है। अच्छा इत्तेफाक की बात क्या हुई कि वो कंटेंट उस समय नया नया ग्रो करना शुरू हुआ था, तो मुझे कुछ कवि सम्मेलन लोकली मिलने लग गए। और जब आपको 200-400 रुपए, अच्छा क्या एज ही क्या थी, 10th 11th में शुरू कर रहे हैं आप, और आपको 200-400 रुपए मिल जा रहे हैं कहीं कार्यक्रम में जाके, तो आपको लग रहा है हम तो राजा हो गए, साला 400 रुपए में तो हम 4 गर्लफ्रेंड खिला लेंगे, क्या सही बात दिक्कत है, है। यहाँ हम अभी तक 400 नहीं कमा रहे हैं, आप 10th में कमा रहे थे 400। बड़ी बात है भाई। तो वहां से शुरू किया। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इवेंचुअली जो आया, मुझे याद है देवरिया में एक कवि सम्मेलन था, 11th में था मैं। और मैं वहां से स्टेज से पढ़ के उतरा, और वहां मेरे बाद जो कवि आया उसने मुझे टोक दिया कि जो है ये कोई कविता नहीं होती, और ये तो इसमें कोई छंद नहीं है, कोई बहर नहीं है, कोई काफिया नहीं है, ये कैसी कविता है। वहां पहली बार इस चीज का पता चला कि हाँ काफिया बहर और कुछ इस सब टाइप का भी कोई चिड़िया है जो मुझे नहीं आती। वो बात हिट कर गई आपको। हाँ और दिक्कत क्या है कि मैं ये बात बड़े खुले तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ईगो बड़ा फ्रेजाइल है। मुझे कोई कुछ कहता है तो मेरे सर चढ़ जाती है वो बात कि कैसे कह दिया, ऐसी क्या चीज है जो शाश्वत सिंह दर्पण नहीं कर सकते अरे भाई। वो वाली बात आ जाती अ, है। आम तौर पे शायरी में क्या रिवायत है कि एक उस्ताद रखा जाता है, एक आप उस्ताद या टीचर अपॉइंट करते हैं जो आपको ये सब चीजें सिखाता है। अपने को कोई मिला नहीं, जो मिल रहे थे वो मुझे लग रहा था कि चूतिया बना रहे हैं तो मैं ना तो मैं बचपन से ही बुद्धिमान मानता हूँ खुद को, ठीक है। तो मुझे लगा मुझसे इनसे ज्यादा समझदार तो मैं हूँ। तो फिर उस टाइम जो है यूट्यूब वीडियो देख के और ब्लॉग व्लॉग कुछ पढ़े हुए थे। एक ब्लॉग था, मुझे उसका यूआरएल नहीं याद है, लेकिन वो बहुत बढ़िया ब्लॉग था। उसके थ्रू मैंने सीखा जो आज के बच्चे कह रहे हैं कि भैया कोई मिल नहीं रहा सिखाने वाला, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो शायरी करना चाहते हैं, आपके अंदर अगर ललक है तो आप खुद रास्ता बना लेंगे अपना, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा शायरी का कोई बैकग्राउंड नहीं था, पूरे खानदान में कोई प्रोफेशनली शायरी नहीं कर रहा था, किसी को एबीसीडी नहीं पता थी कि शायरी क्या है, बहर क्या है, काफिया क्या है, कैसे क्या होता है। मैंने खुद सीखी, खुद मेहनत करके जितनी भी कर पाया उस हिसाब से धीरे धीरे मुशायरों में गया, शायरी की स्टेजेस मिले, स्टेजेस पे गया, और जो भी आज कुछ थोड़ा बहुत है वो खुद की ही धीरे धीरे करके, और जो साथ में लोग मिलते गए उन्होंने जो साथ दिया उससे है। तो ये पूरी वहां से फिर शुरू हुआ, वहां से सीख लिया, फिर लोग मिलते गए, एक्टिवली स्टेज पे आते गए। कारवां बनता गया। बस चल रही है कहानी अभी भी। आपने बताया कि जब मम्मी ने आपकी डायरी देखी तो बोलने कि पापा क्या कहेंगे, तो क्या था रिएक्शन पापा का जब पापा ने देखी वो डायरी? अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ, स्टोरी वो है। शायद आप मिस कर गए। मैं हुआ क्या था, मैं जो है लिखने दोबारा लग गया था अराउंड 9th 10th के आसपास हम्म। दोबारा। हुआ तो दिक्कत क्या थी कि मैंने ये देखा, मैंने कुछ शेर भेजो है, उस समय थोड़ा सा लड़कियों वड़कियों से इंटरेक्शन ठीक ठाक हो गया था, तो मैंने ये देखा कि शेर भेजो इनको तो ये जो है कुछ तो खुश हो रही हैं, कुछ तो सॉफ्ट है स्पॉट है ना, ये। थोड़ा सा हाँ। हमें अच्छा शक्ल सूरत तब अब भी अच्छी नहीं है, तब भी कुछ खास नहीं थी भाई अब ठीक है। लल्लन टॉप है आप। हाँ। तो, तो मामला क्या था कि मैंने कहा कि ये अपना स्ट्रांग पॉइंट है, यहाँ से कुछ किया जा सकता है।
वहां पे जो है लिखना शुरू किया। बताया किसी को नहीं, अब की पिछली बार गलती से मम्मी को पता चल गया था, अब की किसी को नहीं बताया कि हम लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। स्कूल में सबको पता है, क्लास क्लास में सबको पता है कि हाँ ये लौंडा कुछ लिख रहा है और लड़कियां फंसा रहा है और तीन चार इसके आसपास घूम रही है, हमारे हिस्से की भी ले जा रहा है क्या। ये जितने में पूरा मोहल्ला निपट जाए अकेले ले जा रहा हाँ, है। नहीं यार, लड़कियों से मेरी ताउम्र बहुत अच्छी दोस्ती रही और बहुत मोहब्बतों से मुझे रखा है मेरे। नवाजा गया है। हाँ, स्कूल से एक दिन पापा घर आए, एक हमारे स्कूल की लड़की थी, उसका पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था, वो भी लिखा करती थी। हम्म। तो अब मिडिल क्लास आदमी के लिए जो है यूपीएससी पीसीएस आईपीएस, इससे ऊपर कुछ होता तो है नहीं। और फिर तो वो दिन और रात बड़ा डरावना होता है हाँ, कि तो पिताजी का रिएक्शन। पिताजी का ये था कि मतलब देखो वो लड़की लिखती थी हम्म। और जो है उससे इंटरव्यू में इसको लेकर के सवाल किया गया और उसने अपनी कविता सुनाई और उसका सिलेक्शन हो गया। हम्म। तो मैंने कहा अब बताया जा सकता है कि मैं सेव भी पॉइंट है ये। है ना, मैं भी लिखता हूँ तो मेरा भी यूपीएससी तो निकल ही जाएगा। ओके। तो मैंने जो है कहा कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो पापा ने कहा अच्छा तुम भी लिखते हो? मैंने कहा हाँ ऐसे ही। तो पापा ने कहा कुछ सुनाओ। तो उस टाइम पे अच्छा अपना कंटेंट भी थोड़ा सा धार्मिक और वो वीर रस वाला ही था, तो हमने सुनाया, उनको पसंद आया। उनका नहीं नहीं बहुत अच्छा है और अच्छी चीज़ है और अगर तुम्हें पसंद है तो लिखा करो। अच्छा, उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं जो है सब छोड़ के इसी के पीछे लग जाऊंगा। उनको ये था कि पढ़ाई में अच्छा है, अपना साइड बाय साइड चलता रहेगा। थोड़ा बहुत शायरी, अभी इंटरेस्ट है इसमें, हाँ मतलब हाँ। शायरी करियर तो कोई सोचता नहीं है ना। हम्म। बात यह है कि शायरी मुशायरे कवि सम्मेलन, आप कवि बनेंगे, आप शायर बनेंगे, आप राइटर भी बनेंगे, तो ये करियर के तौर पे तो कहीं दूर दूर तक किसी के ख्याल में नहीं आता। क्यों ऐसा, क्यों करियर एज यार ऑप्शन चूज नहीं करते? बहुत नॉन कन्वेंशनल सी कुछ चीजें हैं, है ना, हम्म। मतलब पॉडकास्टर बनना जो है किसी का करियर ऑप्शन तो नहीं हो सकता। है ना? मतलब भाई, आदमी नहीं सोचता ना भाई, बचपन भाई, में। हमको माफ बस करे। नहीं मतलब एक जनरल में ऐसे तमाम चीजें, मतलब देखिए नॉन कन्वेंशनल में एक कुछ चीजें जैसे म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये है, ये फिर भी मेन स्ट्रीम नॉन कन्वेंशनल है। हमारा जो है, जो आपका काम है, जो मेरा काम है, ये नॉन कन्वेंशनल में भी नॉन कन्वेंशनल कुछ है, तो ये वहां का काम है। ये कौन ये शायरी कोई करेगा और शायर बननेगा और उसको एज अ कैरियर देखने लगेगा, ये हम्म। चीज नहीं सोचते लोग। तो वो उनके दिमाग में भी नहीं रहा होगा। हुआ क्या कि टेंथ में, अच्छा पढ़ाई लिखाई में पहले थे कभी बचपन में चूतिया टाइप के, हम सेवेंथ एट तक आते आते थोड़े अच्छे हो गए थे परसेंटेज। और वो भी एक इश्क मोहब्बत की कहानी है, इसमें इंतकाम देखेगी वाला सीन हुआ था हमारे साथ। अच्छा, वो तो शेयर करो भाई। क्या क्या हुआ था? यार हाँ। था क्या कि सिक्स्थ क्लास के, अच्छा मैं बहुत बचपन में ही मोहब्बत में पड़ गया। सिक्स्थ क्लास के आसपास एक लड़की पहली बार जीवन में पसंद आई, जिसको पसंद आना कहते हैं ना। उस समय नहीं मालूम था इतनी चीजें कि इश्क मोहब्बत क्या है, कैसे क्या होगा। हम्म। बस ये कि एक लड़की है, हिंदी की क्लास चल रही थी, हमारा काम वाम पूरा था नहीं, हम थे कतई बिगड़ैल बच्चे। हमें बिठा दिया गया क्लास की आखिरी बेंच पे, जितने लोगों का काम नहीं पूरा था उनको, ओके। कि जाओ जो है तुम लोग काम पूरा करो और तब तक मैडम अपना आगे पढ़ा रही हो, तुम लोग पीछे काम पूरा करो। मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में बैठी थी एक लड़की। अच्छा उससे पहले इंटरेक्शन बहुत कम था, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी रहा हूँ। हाँ। इवेंचुअली धीरे धीरे खुल गया, वो अलग बात है, वरना बचपन में बला का इंट्रोवर्ट आदमी मैं। तो वो लड़की बगल में बैठी हुई है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा। अच्छा हमें मालूम था कैसी शक्ल है हमारी, तो हम ध्यान भी नहीं देते थे कि हमसे तो वैसे भी कुछ नहीं होना। मैं लिख रहा हूँ, अपना काम पूरा कर रहा हूँ, वो लड़की बगल में बैठी, उसने गाना गाना शुरू किया। ठीक है, वो कोई गाना था, मुझे गाना तो नाम नहीं याद है, हाँ। कोई वो अच्छा, आवाज बहुत अच्छी थी उसकी, बहुत अच्छा गाती थी वो लड़की। तो वहां मैं थोड़ी बार ऐसा ध्यान मेरा गया कि अरे ये कौन है। तो मैंने फिर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और होता क्या है, आप जब किसी एक आदमी को नोटिस करना शुरू कर देते हैं तो आपको उसकी तमाम चीजें पसंद आने लगती हैं, और शुरुआत में पसंद ही आने लगती हैं, जो खराब चीजें वो बाद में नजर आती हैं। हाँ। ये बड़ी अजीब बात है। क्योंकि उस एज में हमको पता ही नहीं होता ना कि हमारे लिए खराब भी क्या हाँ है। ये भी बात ठीक है कि उस एज में इतनी भी समझ नहीं है कि अच्छा बुरा क्या है। तो वो लड़की जो है ओवरऑल बढ़िया लगने लगी। अब हुआ क्या कि हमारे दोस्त भी बड़े कम थे। एक दोस्त था उस टाइम पे, बहुत जिगरी यार एकदम, ये समझिए कि पहली बार कोई अच्छा दोस्त बना था, जिसके लिए ये था कि हाँ जान भी कुर्बान करने पड़े तो ठीक है। आज भी वही सीन है दोस्ती यारी में, आदमी कोई 3 बजे बुला ले, 4 बजे बुला ले, कुछ मांग ले, सब हम्म। हाजिर है। तो उस टाइम भी वही था, पहला दोस्त बना था तो ज्यादा वो था। उसको मैंने बताया कि यार ये एक लड़की है और मैं पसंद करता हूँ गर्मी की छुट्टियां हुई, गर्मी की छुट्टियों में क्या होता था कि हम लोग जो है बाहर मोहल्ले में, मोहल्ले के सारे बच्चे आ जाते तो हम लोग खेला वेला करते। उस टाइम पे फोन वोन का सीन नहीं था।
उतना तो लोग सच में बाहर घर से निकल के खेलते थे, केवल फोन वाला मामला नहीं चल खुशहाल रहा जीवन था। था। हाँ। हाँ, अब तो नंबर नंबर भी नहीं था कि उस लड़की का नंबर हो या क्लास में किसी का नंबर हो। मम्मी पापाओं के पास भी कीपैड वाले फोन हुआ करते थे, तो वैसे भी कोई ऐसा। उस टाइम पे ये इतना चलन नहीं था फोन का। हाँ, हाँ। तो हुआ क्या कि हम जो है मोहल्ले में खेला करते थे। उस टाइम जो है सुबह सुबह साइकिल चलाने का एक नया ट्रेंड मोहल्ले में शुरू हुआ, तो लोग जो है दो दो तीन तीन के ग्रुप में साइकिल चलाया करते थे। एक लड़की थी जो घर के पीछे हमारे मुस्लिम आबादी रहती है, वो यहाँ पे अपने कुछ कजन्स के साथ रहती थी। वो भी साथ में साइकिल चलाने आने लग गई। ठीक है, तो ये दूसरी वही लड़की। लड़की। नहीं नहीं, वो नहीं, वो दूसरी है, ये दूसरी है। ये दो साइमल्टेनियस कहानियां भाई चल आप रही हैं। सिक्स में दो दो चला रहे हैं, ये अरे गलत बात अभी है। चला कह रहा हूँ मैं। यार अभी ये प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया। तो ये मुस्लिम लड़की थी, इसका भी अच्छा मेरे जीवन में एस नाम बड़ा वो रहा है। एस नाम से ही ज्यादातर लड़कियां आई हैं मेरे जीवन हाँ, में। आपका भी ये सही है। हाँ। हाँ, तो वो लड़की थी, उसका नाम भी एस से था। तो वो हम लोग साथ में सुबह साइकिल वाइकिल चलाने जाने लग गए। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, खत्म होने पे आई, तो एक रोज हम लोग साइकिल चला रहे हैं, केवल हम दोनों थे इत्तेफाक से। उस दिन सुबह का वक्त है, और उन्होंने जो है कहा कि सुनो जरा रुको। हमने साइकिल रोकी। अच्छा, अपने दिमाग में कुछ नहीं, अपने दिमाग में वही चल रहा है, वो स्कूल वाली लड़की, वो जो है कि स्कूल खुलेगा तो कैसे बात आगे बढ़ानी है, वो उसकी फिल्म चल रही है हमारे दिमाग में। ये मैंने साइकिल का हैंडल पकड़ा हुआ है, उधर से एक हाथ आता है मेरे हाथ ओ के भाई। ऊपर। मैं काया अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। तो उधर से वो कहती हैं कि अच्छा, वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी मेरी, तो उसको सब मालूम था जो स्कूल में पूरा वो लड़की है और मैं उसे पसंद करता हूँ, सारी चीज़ें। तो उसने कहा कि सुनो जी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वहां मैं तो 2-3 सेकंड के लिए तुम्हें कहा क्या क्या हो रहा है ये, कैसे क्या। अच्छा, हम भाई कॉन्फिडेंस भी उतना नहीं था यार। मतलब वो है ना कि हम तो साला ना पढ़ाई में अच्छे ना स्पोर्ट्स में अच्छे, शक्ल अलग से खराब, हमारा होगा क्या, हम हमारा कैसे कोई पसंद। अब वो भला की खूबसूरत लड़की यार, मैं फिर यार मैं तो वो रह गया, मैंने कहा कैसे क्या हो गया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम किसी और को पसंद करते हो, और जो भी है वो लड़की का नाम उसने लेके कहा। तो मैंने कहा कि चलो अब इस बारे में जो है मैं अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं बहुत वो हूँ। मैं कहा चलो यहाँ से। हम्म, मैं जो है भाग के घर आया, 3 दिन बाहर ही नहीं निकला घर से, खेलने ही नहीं गया। इतना ज्यादा नर्वस हो हाँ, गए। मैं कहा हाँ। यार क्या बोलूं क्या करूं। वो तो अच्छा 6 क्लास का लड़का है, उसे क्या समझ आएगा क्या करना है, कैसे डील करना है इन चीजों से। 3-4 दिन में नहीं गया, वो पता चला कि वो दोस्तों दोस्तों से पूछ रही थी कहाँ है, क्यों नहीं आया टाइप का। 3-4 दिन बाद दोस्त ही बुला के ले गए, तो उसने खुद ही कहा, वो बहुत समझदार लड़की थी भाई साहब, वो उसने पहली अटेम्प्ट में नीट निकाल लिया था यार, वहाँ डॉक्टर है दिल्ली में। अच्छा, तो हाँ। भाई भाई के मतलब लिंक जो है गजब 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 अब के तो लिंक खैर है। बात भी नहीं होती यार। हाँ। तो ओके, क्या यार, लेट्स वो नॉट गो ये देयर। सब बातें। तो जो है हुआ यूं कि दोस्तों ने बुलाया कि चलो चलो, तो उसने खुद ही कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम जैसे दोस्त हैं वैसे रहते हैं, तुम इतना ज्यादा इस चीज को सीरियसली मत लो, और ठीक है। तो फिर से नॉर्मल चीजें। अच्छा, मेरे पास दोस्त ज्यादा थे नहीं, तो मेरे लिए तो ये था कि एक दोस्त चला गया मेरे पास से, तो मैं बात भी किससे करूं, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था। एक लड़की थी, एक दोस्त थी जिससे मैं सारी चीजें शेयर कर ले रहा था, हम्म। अब वो भी नहीं है। तो वो चीज वहां पे क्या हुआ कि दोबारा हम लोग मिलने लग गए और दोबारा बातचीत होने लग गई। तब तक स्कूल खुल गए। स्कूल खुले तो पता चला कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये दोस्त ही मतलब ये। पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं तो पागल ही हो गया। मैंने कहा कहाँ जाऊं, किसको मारूं, क्या करूं। उसने हाँ कर दिया है लड़की ने, और उन दोनों का चल रहा है मामला, है ना। अब मैं तो पागल वाला, एक फ्रेंड अपना ग्रुप था, उसके थ्रू ही मैं ज्यादातर लोगों से जुड़ा हुआ था उस ग्रुप में। वो पूरा ग्रुप छूट गया, मैं अब क्लास में कोने में अकेला बैठने लगा। फिर ये सारी बातें मैंने इसको भी बताई, घर आया शाम को, हम लोग निकल रहे हैं मिल रहे हैं, तो इसको भी बताई। हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद जो है इसने दोबारा खुद से पहल की कि ठीक है, जो होना था हो गया, क्या है वो, जहाँ अपना खुश है। वो समझदारों वाली बातें, अच्छा इश्क में समझदारों वाली बातें समझ में कहाँ आती हैं किसी को। तो उसने कहा कि कोई नहीं, और जीवन है, आगे बढ़िए। फिर वहां से जो है उसका लगभग लगभग हाँ कर दिया मैंने। वो जो लड़की थी, मुस्लिम लड़की जो हमारे घर के पास रहती थी, और वहां से हमारा और उसका सीन शुरू हो गया। और मैं ये बात आज पहली बार शायद कहीं पे ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं जीवन में जो कुछ भी अचीव कर पाया हूँ, अगर मुझे किसी एक को अब तक के जीवन का क्रेडिट देना हो तो शायद मैं उसी को दूंगा। आगे किसको क्या होगा, कितना क्रेडिट किसको हाँ, जाएगा, फ्यूचर मुझे नहीं किसने पता। देखा। लेकिन अब तक जितना कुछ अचीव हो पाया है उस लड़की की वजह से, मैं पढ़ाई में अच्छा हो गया, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया, स्पोर्ट्स में तमाम कॉम्पिटिशन्स किए, तमाम मेडल जीते, पढ़ाई में जो है 10 तक आते आते, यही 6 खत्म हुआ, 7th के पहले एग्जाम हुए, और पहली बार जब अच्छे नंबर आए, मुझे आज भी याद है, साइंस के एग्जाम का रिजल्ट आया,
उसके एक दिन पहले मतलब संडे था, मैं पढ़ रहा हूँ और घर में आ रखी है वो पिक्चर, क्या कहते हैं, रांझना। ठीक है। अच्छा, रांझना, हाँ, है ना, धनुष की, हाँ। धनुष की पिक्चर, और मैं रांझना का भयंकर वाला फैन। अभी भी? अब हाँ, अभी भी यार वो फिल्म, ओके। अभी मैं तेरे इश्क में केवल रांझना के चक्कर में देख के आया हूँ अभी। अच्छा, वो क्योंकि वो कहानी मैच हो रही है ना, लड़का हिंदू है लड़की मुस्लिम है और चीजें, तो वो और ज्यादा। अच्छा, मैंने नहीं देखी, हाँ, ओके। अरे यार, क्या मिस कर रहे मैं भाई अगर मिस करने पे आ जाऊं, जो आप जो 6 क्लास में जी रहे हैं ना, ये सब बेसिक ही है यार, तो हमने। यही तो दिक्कत है ना कि हम इसीलिए तो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े लगने लग गए। भाई कोई। कह तो रहे भाई, एक ये बचपन है, एक ये बचपन है, खाक बचपन है तो भाई भाई ये। यही तो, इसीलिए तो शायरी निकलती है भाई, यहीं से तो, यही तो सारा खेल है ना, इसीलिए तो हम पॉडकास्टर नहीं बने हैं, इसीलिए तो हम भाई, शायर हो गए। भाई, भाई। तो जो है रांझना आ रखी है, तो मैं किताब ले रखा हूँ और घूम घूम के जो है इस कमरे से उस कमरे जा रहा हूँ, क्योंकि टीवी जो है बीच वाले कमरे में रखा हुआ था, लॉबी में है, लॉबी में टीवी था। तो मैं, पीछे मेरा कमरा है, सामने एक बाहर का कमरा, तो मैं इस कमरे से उस कमरे जा रहा हूँ रांझना देखते हुए, किताब लेके कि मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, फिर ठीक घर है। वालों को फील उधर से कराने के निकल के लिए। इधर आ रहा हूँ आधे घंटे पे, फिर 20 मिनट किताब देख रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन पढ़ रखा था पहले से, और तो वो पहली बार हुआ जब रिजल्ट आए, तो 90 में से मुझे 90 में से 89.5 नंबर, साइंस में पहली बार जिंदगी में इतने अच्छे नंबर आए। मेहनत करी होगी वो भाई। टीचर भी खैर बहुत अच्छी थी, उनका नाम रिचा मैम था। हम्म। और वो पता, जब मैं पढ़ाई में खराब था, तो वो एक बात मेरी मम्मी से कहती थी कि ये दिमाग का तेज लड़का है, और ये, इसने अगर फोकस कर लिया तो ये बहुत अच्छा करेगा। वो एक लौती टीचर थी जिन्होंने जो है मेरी मम्मी से कहा था जब मैं पढ़ाई में खराब था उस वक्त। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं है भाई, आपकी तारीफ लड़कियां क्यों कर रही हैं? उधर मैम तारीफ कर रही है। यार, चार्म होता है अपना अपना यार, सबका अपने, कैसे ये थोड़ी हमको थोड़ा नीचा फील करा रहे हो भाई। ऐसे थोड़ी यार, सब अपने अपने चार्म का खेल होता है। वहां पहली बार नंबर आए, और वो भी उस लड़की की वजह से आए, उसने मुझे मोटिवेट किया। मतलब मैं बहुत एम्बिशन लेस आदमी था, ये था कि हाँ कर रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा वाला सीन था। क्या करना है जीवन में, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है ना, कोई ऐसा एम्बिशन लेके नहीं चल रहे थे उससे पहले हम। उस लड़की ने, एम्बिशंस आपके बड़े होने चाहिए, ये पहली बार मैंने उस लड़की से सीखा। उसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि तुम सोच लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इतने टैलेंटेड आदमी हो। उससे पहले कोई नहीं कह रहा था मुझसे कि मैं टैलेंटेड हूँ। वो किस्सा एक है सिकंदर का। अलेक्जेंडर जो है, मेरे ख्याल से 9-10 साल के थे, 12 साल के थे। तो वो एथेंस में कहते हुए घूम रहे थे कि मैं एक दिन इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि 12 साल का लड़का है, कुछ भी कह रहा है। और वो पूरे बीच था वहां पे, उस बीच पे चीखते हुए घूम रहे थे, पूरे शहर भर में चीख रहे थे, 12 साल का लड़का है कह रहा है कि मैं जो है एक दिन इस दुनिया पे राज करूंगा। बीच पे जब वो ये कहते हुए जा रहे थे, तो वहां एक बहुत महान दार्शनिक है, आपने नाम सुना होगा, एरिस्टोटल, अरस्तु। हाँ। अरस्तु वहां आराम से बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे, बीच देख रहे थे, कुछ अपना ज्ञान ध्यान की बातें सोच रहे होंगे। तो वो वहां पे आए, और वो 12 साल के अलेक्जेंडर ने ये बात कही कि मैं जो है एक दिन इस दुनिया पे राज करूंगा। अरस्तु ने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, जी मेरा नाम अलेक्जेंडर है। कहा कि क्या कह रहे हो तुम सबसे? तो कह रहा है कि मैं जो है एक दिन इस दुनिया पे राज करूंगा। तो अरस्तु ने उससे कहा कि देखो, अगर 12 साल में तुमने ये सोच लिया है, 12 साल की उम्र में, कि तुम एक दिन इस दुनिया पे राज करोगे, तो तुम जरूर राज करोगे, किसी की बात में मत आना। ये वो बात थी जो अलेक्जेंडर बाद में एक किताब लिखते हुए कहते, लिखवाते हुए ये बात उसमें लिखवाते हैं कि हम्म। ये अरस्तु ने पहली बार मुझसे कहा था कि तुमने सोच लिया है तो तुम कर जरूर लोगे। हाँ, जज्बा भी तो होना चाहिए, सारा सही खेल बात है। इस चीज का है कि आपके अंदर ये भरोसा कोई पैदा कर दे कि आप कुछ कर सकते हैं। बच्चा जब बड़ा होता है, तो ये हमारे यहाँ की परवरिश में सबसे बड़ा इशू है कि उसे एक्सप्लोर नहीं करने दिया जाता है चीजों को। आप अमेरिका जाएं, अमेरिका में क्या है, बच्चा 500 चीजें एक्सप्लोर कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये नहीं हुआ, ये भी कर रहा है, ये नहीं हुआ, ये भी, उसी में उसको कोई एक चीज हिट करती है कि नहीं, ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। हाँ, ये मेरे इंटरेस्ट की है। है ना। और वो फिर उस चीज में आगे बढ़ जाता है, इसीलिए वहां का सक्सेस रेट ज्यादा है हर चीज का। और यहाँ क्या है कि आप पैदा हुए हैं तो बस आपको बता दिया गया कि तुम पैदा ही हाँ, इसलिए हुए हो कि तुम्हें ये नौकरी करनी है, ये करना ये है या वो करना है। यहाँ तो आपको उस लूप में फंसाने का काम है सारा, तो कि बेटा 10th पास कर लो मजा आएगा, 12th पास कर लो मजा आएगा, बीटेक कर लो, आईआईटी निकाल लो मजा आएगा। मजा आ ही नहीं रहा लोगों उसको भी टारगेट पे टारगेट दे रहे हो। को। शादी कर लो, बच्चे कर लो, अरे तू कब वो एक्सप्लोर कब करेगा? उसे कैसे पता चलेगा कि उसे करना क्या है? तो ओके। किसी ने पहली बार ये कहा कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, वहां से ही पहली बार उसी ने शायरी का
का उसको भी शौक था, तो वहां से थोड़ा बहुत शायरी का कीड़ा पैदा हुआ अंदर कि शायरी करेंगे शायरी करेंगे। अब ये जो मोहब्बत की कहानी है इसने ब्रेक यहाँ पे लिया कि लगभग 6-8 महीने बाद हमारे घर के पास एक स्कूल है, सेंट्रल एकेडमी स्कूल, उसके सामने ही, उसी इलाके में जानते हैं, उसके सामने जो है बेसमेंट में, मतलब एक बिल्डिंग बनी हुई है, तुलसी प्लाजा कहते हैं उसको, एक प्लाजा बना हुआ है, उसके बेसमेंट में हम लोग जो है सुबह के वक्त अक्सर मिला करते थे। तो एक दिन जो है सुबह के वक्त मैं मिलने गया उससे, तो हम लोग बेसमेंट मिल रहे थे, बातचीत चल रही थी कुछ। बेसमेंट में क्यों मिल रहा था? यार अब यार समझ रहा, उस सॉरी टाइम सॉरी सॉरी। उस टाइम वो नहीं हुआ करते तो क्या करें आप? है ना? आप कंटेंट चाह रहे हैं, मैं कंटेंट दूंगा, कोई बात नहीं। 7वीं क्लास का लड़का बात से ज्यादा और कर क्या लेगा, आप ये बताइए मेरे को। ये अगर हमने फील किया तो बता भी सकते हैं हम तो। तो मतलब एक प्राइवेसी आपको चाहिए होती है ना यार। देखिए कोई भी रिश्ता हो, स्पेशली प्यार मोहब्बत के रिश्ते में, आप कितना भी कह रहे हैं रूह और ये और जिस्म से परे, लेकिन स्टिल एक इंटीमेसी की जरूरत होती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल। तो आपको एक प्राइवेसी चाहिए उस इंटीमेसी के लिए। आपको जो है एक दूसरे को गले लगा के खड़े होना है, आपको हाथ पकड़ के खड़े होना है। तो अच्छा वो अपना ही एरिया था, तो कोई अंकल कोई आंटी सुबह मॉर्निंग वॉक करते देख ले तो हमारी गुड नाइट हो जाएगी। तो हम क्यों रिस्क लें, है ना, बात ये है सारी। ओके ओके। तो हम जो है वहाँ बेस में, अच्छा उस समय दुकानें उकानें बहुत गिनी चुनी थी उसमें, अब तो खूब दुकानें ऊपर से लेकर नीचे तक खुल गई हैं। ये भी एक डेवलपमेंट का नुकसान हुआ कि अब मिलने के लिए जगह नहीं बची, तो आदमी को पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ओयो खुल गए अब। हाँ, तो पहले नहीं भाई ना थे। वो तो फ्री में काम हो रहा है। तो हम वहाँ मिले, कुछ बातचीत चल रही थी, वो बड़ी गुमसुम सी लग रही थी उस दिन। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई बात है, परेशान हो, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने भी टाल दिया। 2-4 मिनट बाद उन्होंने खुद कहा कि अब चल नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ, और अचानक से एकदम, कुछ नहीं पता है मुझे, मैं, अच्छा हम तो खुश हो रहे थे, जीवन सब बढ़िया हो रहा था धीरे धीरे, तो हम तो, लेकिन वही है यार, बड़े लोगों की कहानी बिना सेटबैक के कैसे बनेगी? है ना? नहीं वो भी सही बात है, और भगवान भी ये मुझे लगता है अगर ऊपर मतलब हाँ उस अगर पर नहीं जाते, लड़कों का कुछ अच्छा चलने लगता है तो ऊपर से करता है धप्पा। कैसे चलेगा अच्छा नहीं वो तुम्हारा? ठीक, देखो यार, ईश्वर अगर, मतलब अगर ईश्वर में मानते हैं, हालांकि हाँ हाँ। मेरे बहुत सारे अलग व्यूज हैं इस चीज मेरा पे, मेरा भी सेम। लेकिन अगर कोई ईश्वर है या कोई भी, आप उसको सृष्टि कह लें, आप उसको नेचर कह लें, तो वो आपको मुश्किल वक्त से गुजारेगी। कोई भी आदमी यूं ही बड़ा नहीं बनता, ये बहुत सिंपल सीधी बात है। कोई, मतलब लोग अक्सर हमारी इंडस्ट्री में खासकर होता है, लोग कहते हैं अरे इसको तो शायरी नहीं आती है, देखो स्टेज पे है और ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कुछ नहीं आता है और फिर भी वो वहां पे खड़ा हुआ है। स्टेज पे सही बात है। दुनिया अपने आप ऐसे लोगों को बाहर, भले उसकी शायरी नहीं हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, वो अच्छे से बात कर लेता हो, वो अच्छे कपड़े पहन के आ रहा हो, वो कुछ तो कर रहा है कि वो वहां पे है जो आपके पास नहीं है, और आप इसलिए वहां पे नहीं है। वो मुश्किलें बहुत जरूरी है जीवन में। अब ये था कि उसने ऐसा कहा, मैंने कहा क्या हो गया, मैंने बहुत पूछा, उसने कुछ नहीं, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, हम लोग जो है अब और साथ नहीं रह सकते। बहुत मिन्नतें की गई, पहली बार लिटरली गिड़गिड़ाया गया किसी के आगे, अपना जो मोस्टली लड़के की साइड से ही होता है। हाँ, हाँ। अपना स्वाभिमान दांव पे लगाया गया। वो था, और फिर वो नहीं बनी चीजें, वो चली गई, हम भी टूटे बिखरे। वहां से जो है शिफ्ट आया कि अब वीर रस से जो है दिल टूटे आशिक की तरह श्रृंगार रस पे आना पड़ेगा। श्रृंगार पे, वियोग श्रृंगार पे अब काम होगा। वहां से फिर जो है वो हुआ क्या, 2-3 दिन बाद वो मैडम किसी और के साथ मुझे कहीं जाती हुई दिखी। तो फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है, वो शेर है ना मेरा, याद आ गया, वो खूब हाँ, लोग पसंद इरशाद भी कर इरशाद रहे हैं इरशाद। कि जुल्फ के जब वो लड़की फूल बदलती है, वाह। जंगल की हर टहनी फूल बदलती है, क्या कहने। उस लड़की ने ऐसे आशिक बदले हैं वाह। जैसे कोई तितली फूल बदलती है। वाह भाई क्या बात है, भाई क्या तो बात। हम तो क्या यार, हम तो फूल हैं, लोग आ रहे हैं निकल जा रहे हैं। तो ये पूरी इश्क मोहब्बत की कहानी हम्म। यहाँ तक थी। फिर उसके बाद एक कहानी और है, वो लड़की जो दूसरे मेरे दोस्त के साथ वो हो गई थी, वो बाद में मेरी गर्लफ्रेंड बनी। 10th के बाद घूम जो फिर के आना है। जो गोल तय किया था वो हासिल तो कर लिया धीरे धीरे, है ना। फिर उसके साथ भी चीजें नहीं चली, बाद में 2-3 साल में उसके साथ अलग हो गए। हम्म। खूब इश्क खूब किया, खूब लोगों से प्रेम किया, खूब इश्क किया, खूब आनंद लिया, खूब प्यार मिला और खूब प्यार दिया लोगों को, खूब दोस्ती की, खूब दोस्ती में धोखे, भाई मैंने दोस्ती में इतने धोखे खाए जितने मोहब्बत में नहीं खाते लोग, कमाल ये है।
तो दोस्ती में भी खूब खुल के दोस्ती लुटाई, खूब हम्म। खुल के इश्क लुटाया, मजा लिया, आनंद लिया जीवन का। बस इस चीज से बीच में जो है थोड़ा सा टाइम एक आया था जहां मैं डिप्रेशन नहीं कहूंगा, डिप्रेशन बहुत हार्श वर्ड हो जाएगा उसके लिए, लेकिन वो कुछ था, शायद डिप्रेशन ही था शायद नहीं था, लेकिन बीच में एक अजीब सा फेज आया था। वहां से निकलते, उसमें भी कुछ दोस्तों की बहुत मेहरबानी है कि मैं वहां से निकला। वहां से निकलते निकलते मैंने एक बात तय कर ली थी कि अब जीवन में केवल आनंद लेना है, हम्म। परेशान नहीं होना। एक दिन हम भी मर जाएंगे, सब मर जाते हैं, कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा टेंशन लेके। ज्यादा कमाएंगे कम कमाएंगे, इतना जो है पिताजी ने अभी भी कमा के रख दिया कि बैठ के खाना चाहेंगे तो खा लेंगे। और फिर तो एट द एंड हमको यार खुशी अगर नहीं हो रही बस है तो वही क्या ना ही कि मतलब है उस पचास बात साठ में। साल का जीवन है, उसमें भी साला दौड़ में लगे हुए हैं, रैट रेस में पड़े हैं, ये कर लें वो कर लें, ये लूट लें वो कमा लें, कहाँ ले जाओगे? सब जी लो, थोड़ा आराम से देख लो जिंदगी को। ऊपर वाले ने नौकरी करने के लिए तो नहीं भेजा है ये ना आप कि नौकरी गूगल वालों को गूगल में जाके टाइप कर रहे हैं कि जाओ बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है, गूगल का उद्धार करके आओ। भाई मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे क्या है ना, मैंने अब इस फेज में मैं नहीं रहा हूँ रिलेशनशिप वाले, जैसे आपका जितना सुनहरा अरे स्टार्टिंग रही है आपकी, हम बिल्कुल, क्या अछूते तो हैं, आज तक के जीवन में। हम अछूते हैं इस मामले अरे में। यार, आपका वो फेज मतलब कैसा, कहते हैं ना कि लड़के की लाइफ में कुछ भी आ जाए, बस ये ना आए कि जिससे वो प्यार करता था वो दूसरे के साथ घूम रहा है, वो हाँ वाला फेज मतलब कैसे हैंडल होता है? यार, वो तो एक तो वो इतनी कम उम्र में हो गया ना कि बहुत ज्यादा दर्द या उस तरह की चीजें उस वक्त तो प्रोसेस, बाद में भी कई धोखे मिले लड़कियों से, लेकिन उस वक्त जो हुआ, जो पहला है ना वो बड़ा अच्छा शेर है शारिक कैफी साहब का हाँ कि इरशाद। उसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र, उसकी टीस नहीं जाती है सारी उम्र, पहला धोखा होता है। पहला धोखा होता है, वाह। तो वो हुआ, दिक्कत ये हुई कि पहले धोखे के टाइम पे सेवेंथ एट्थ में है, हम्म। आप उतना ज्यादा इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं कि आप इतना ही इन्वेस्ट हो जाएं किसी में। तो वो चीज जो है उस वक्त उसने उतना इफेक्ट नहीं किया, उतनी इंटेंसिटी नहीं थी उसने उसकी। इफेक्ट मुझे बाद में किया। ये बड़ी कमाल की बात है, जब चीजें अच्छी होने लग गई। ट्वेल्थ के बाद एक ऐसा फेज आया जहां मेरा घर वालों से संघर्ष पहली बार शुरू हुआ। हुआ क्या कि मैं बीच में स्पोर्ट्स में अच्छा हो गया था, मैं स्पोर्ट्स को अपना प्राइम फोकस बना चुका था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। मैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल के आ रहा था, मैं एथलीट था बेसिकली। एक तो लॉन्ग रेसेस, मैराथन रेसेस दौड़ रहा था, 3000 मीटर, 5000 मीटर वाली, 7000 मीटर वाली, हाई जंप कर रहा था, और कुछ स्प्रिंट्स दौड़ रहा था, 4x100 रिले टाइप के, और खूब मेडल जीते। स्कूल के स्टार थे हम लोग, है ना, हम 3-4 लड़के थे। मेरा बचपन का एक दोस्त है सामर्थ्य यादव, वो था, एक अंकुर भाई थे, हम सब लोग स्टार थे स्कूल के, स्पोर्ट्स में खूब मेडल लेके आ रहे हैं। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, उन दोनों का रहने दे मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, तो मैं वैसे भी एकदम वो चल रहा है। तो ये था, ऑलराउंडर बन चुके थे। मेरा एट्थ नाइन्थ तक प्राइम फोकस स्पोर्ट्स बन चुका था कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना, इसमें करियर देखना है अपना। नंबर ठीक आ रहे थे। उसी बीच पहली बार जो है, जो एक संघर्ष हुआ घर वालों से, स्पेशली पिताजी से। उनका यह था कि पढ़ाई में अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई करो, यूपीएससी आईआईटी, और वो जो बेसिक मिडिल हम्म। क्लास आदमी का वो होता है। हाँ, थिंकिंग होती है जो। एट्थ क्लास में शायद उतनी समझ भी नहीं थी कि आप अगेंस्ट जा सकें, उतनी हिम्मत भी नहीं थी, तो चुपचाप बात मान ली गई। हमने कहा ठीक है, स्पोर्ट्स ड्रॉप कर दिया गया। वो साइड बाय साइड, मतलब फिर इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स में गए, टेबल टेनिस में खूब मेडल लाए। लगभग लगभग हर इवेंट में 2-3 लोग तय होते थे हमारे स्कूल की तरफ से। वो पहली बार जो है, एक ये हुआ कि हाँ ये नहीं करना, और उसका रिग्रेट मुझे बाद में बहुत रहा। जब ट्वेल्थ तक आते आते थोड़ा सा समझदार हो गए, तो फिर एहसास हुआ कि यार वो छोड़ना नहीं चाहिए था, वो कंटिन्यू रखना चाहिए था, भले साइड बाय साइड करते कैसे भी करते, बट वो पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा, तब तक शायरी इतना अंदर पनप चुकी थी कि लिखने का बहर वहर सीख गए थे, थोड़ा बहुत स्टेजेस पे जाने लग गए थे। स्टेज का मामला क्या है, स्टेज का जो किक है वो कहीं और नहीं मिल सकता आपको। आप स्टेज पे खड़े हुए हैं, सामने 500, 1000, 2000 लोग बैठ के आपको सुन रहे हैं, और आपकी बात 5000 आदमी, 2000 आदमी इतने गौर से सुन रहा है। वो आपके बात पे ताली बजा रहा है, वो आपकी बात से हंस रहा है, वो आपके शेर पे रो रहा है। ये इस चीज का जो किक है ना, वो एक नहीं मिल तरीके से सकता आप कहीं। कंट्रोल कर रहे हैं पूरी ऑडियंस हाँ, को, हाँ। है ना, तो वो चीज अलग मजा देने लग गई थी। तो ये, अब वहां ट्वेल्थ में पहली बार ये हुआ कि अब शायरी को करियर बना, राइटर बनना है। और बेसिकली मतलब अगर नीश में जाए तो शायर बनना है, राइटर का तो बहुत ज्यादा ख्याल ही नहीं था। ये था कि हाँ शायर बनेंगे, स्टेज परफॉर्मेंस और मुशायरे ही मेन हमारा फोकस होंगे। तो वहां ट्वेल्थ के बाद जो है दूसरा एक संघर्ष हुआ। मैं ट्वेल्थ में बढ़िया नंबर आए, 93% के आसपास आए थे ट्वेल्थ में, पीसीएम से थे हम। वहां के बाद मुझे बीए करने का मन था हिंदी से।
मैं चाह रहा था कि मैं हिंदी से बीए एमए करके नेट वेट की तैयारी करता रहूं, अपना पीएचडी और प्रोफेसर उसी की पढ़ाई, और साथ साथ में मुशायरे और कवि सम्मेलनों में एक्टिव रहूं। घर वाले बीटेक कराना चाह रहे थे 12th के बाद। उस पूरे उसमें जो है बीच का रास्ता बीएससी का निकाला गया कि ठीक है ना तो तुम्हारी ना हमारी। हाँ, कि हाँ, नो नेगोशिएशन में जो है मम्मी वैसे भी उनसे बड़ा कोई उस्ताद है ही नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने जो है हम्म, बीएससी का रास्ता बीच में निकाला कि बीएससी। तो 12th के बाद मैंने लगभग लगभग हर कॉलेज में, हम्म, डीयू, सेंट स्टीफन, बीएचयू, एलयू, जितने बड़े कॉलेज उस समय थे, इन सब में बीएससी का फॉर्म भरा और चुपके से बीए के भी फॉर्म डाल दिए बिना बताए घर वालों बिना को। बताए घर वालों को। और परसेंटेज अच्छे थे ही, एग्जाम पढ़ाई में अच्छे थे, तो जो एग्जाम दिए वो भी सारे क्लियर हो गए, सारे में पहली कट ऑफ क्लियर हो चुकी है। अब हम तो उसमें है कि अब यार हम तो हम चूज बुद्धिमान। करेंगे किस हाँ। में जाना है। हाँ। अब जो है मुझे आज भी याद है, बीएचयू मतलब डीयू का वो निकल चुका था, डीयू तक मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं बता दूं कि मैंने बीए भी भरा है। बीएचयू का आखिरी डेट था, मतलब ये समझिए कि आज की शाम हो चुकी है और कल जो है हम्म, डॉक्यूमेंट कट ऑफ क्लियर हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए और आपका एडमिशन वहीं पे फीस जमा करके आपका एडमिशन हो जाएगा। बीए का था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिंदी से जो मैंने भरा था। आज की शाम के वक्त लगभग 5-6 बजे मैंने डरते डरते घर पे बताया कि ऐसा ऐसा है और जाना है। घर वालों ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जाना है, शांति से, एलयू है और डीयू में बीएससी की अभी कट ऑफ आने वाली है, बीएससी ऐसी करो, ये सब कोई मतलब नहीं है, ये है वो है। रात में 9 बज रहे होंगे, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाग जाऊं क्या मैं अच्छा, उस टाइम पे एज भी ऐसी रहती भाई। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि यार एक बार रिग्रेट कर चुके हैं, भाग जाऊं क्या, भाग जाऊं क्या, भाग जाऊं क्या। मैंने कपड़े वपड़े पैक कर लिए ठीक है, जेब में ढेला नहीं है, पता नहीं टिकट की ट्रेन कैसे मिलेगी, कैसे जाएंगे वहां, क्या होगा, फीस कैसे भरेंगे, कुछ नहीं पता है। दिमाग में ये चल रहा है भाग जाऊं क्या। हालांकि हिम्मत नहीं कर पाए भागने की। बाद में एलयू में बीएससी का फॉर्म भरा गया, बीएससी की पढ़ाई वढ़ाई कर ली। वो भी क्या मन से कि यार हम तो बीए की एक लड़की मिल गई थी, उसके साथ हिंदी की क्लासेस किया करते भाई थे मैं समझ रहा था मोटिवेशन कहीं और से आ रहा है। तो मैं यार समझ रहा था। ये पूरा सीन रहा उसके बाद आपके थोड़ा मुझे इंटरेस्ट क्या है ना, इंटरेस्ट क्या हर लड़के का यह है जो जिस चीज से अछूता है वो उस पे थोड़ा ज्यादा जानना चाहता हाँ, है। आपको लड़कियों का नाम सुन के मजा आ रहा लड़के हो का नाम सुन के नहीं, मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि जो आपका ब्रेकअप हुआ मैम के साथ, उसके बाद जो आपको रिजेक्ट करके गई थी, जो पहला प्यार था आपका, हाँ। वो भी आपकी लाइफ में आई, आपको हर्ट कौन सा ब्रेकअप ज्यादा किया? यार दूसरे वाले ब्रेकअप ने बहुत, होता क्या है कि एक आप रस्सी लीजिए, उसको ऐसे खींच के तोड़ दीजिए, तो उसमें से आवाज आएगी टूटने की, हल्की सी आवाज आती है, बहुत माइन्यूट सी। आप उस रस्सी को लीजिए और एक लोहे के टुकड़े पे घिस घिस के तोड़िए, तो आवाज नहीं आएगी उसके टूटने की। दूसरा ब्रेकअप घिस घिस के टूटा था, तो वो उतना मालूम नहीं चला। पहले ब्रेकअप में, ये जो मैं 12th के बाद की कहानी बता रहा हूँ ना, 12th के बाद जब बीएससी कर ली हमने, बीएससी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर था, उसके बाद का 6-8 महीने का जो टाइम पीरियड था, वो भयंकर अकेलेपन में और भयंकर अवसाद में कह लो गुजरा। ऐसा क्यों? यार बीए करना था, बीए नहीं हो पाया, रिलेशनशिप में चीजें खराब चल रही थी। वो जो लड़की जो स्कूल वाली थी जिससे बाद में हम साथ आ गए थे 10th के बाद, हम्म। उससे चीजें धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही थी। समझ आ रहा था कि मतलब हम तो उस समय यही मान के चल रहे थे कि ये तो जिंदगी भर चलेगा, शादी करेंगे। हाँ, वो उस चीजें, टाइम पे ख्याली पुलाव यही रहता है। हाँ, तो वो चीजें टूट रही थी, तो उसका अलग एक दुख था। तो वहां पे जो है चीजें इस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही थी। मतलब बीएससी लग रहा था, इसको बीएससी करके क्या करेंगे, करना क्या है आगे, हमें तो राइटर बनना था, ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं हम, क्या चूतियापे में फंसे हुए हैं। तो वहां के जो 6-8 महीने हैं, वो इतना, इतनी सारी चीजें थी उस समय दिमाग में कि प्रेम का जो, या तो वो दर्द उस प्रेम का ही था जो समझ नहीं आया, हम्म। या वो प्रेम का दर्द वहां छोटा महसूस हो रहा था, है ना, वहां बीच समझ में। ही नहीं आ रहा कि हाँ, मतलब क्या कर तो रहे दो हैं तीन हम। चीजें जब आपके साथ इतनी खराब चल रही हैं, आप करियर को लेके श्योर नहीं है कि बीएससी करके क्या ही उखाड़ लेंगे, ये तो करना ही नहीं है, आप मैथ्स की क्लास में बैठे हैं और आप सब बढ़िया चल रहा है और आपको लग रहा है क्यों बैठा हूं मैं बीच क्लास से उठ उठ के आया हूँ, मेरा ये मामला है। मैं बीच क्लास छोड़ देता था, मैथ साइंस की क्लास चल रही है, नंबर अच्छे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमारे, लेकिन वही है कि क्लास छोड़ के आ गए, पार्क में बैठे हुए हैं, कैंटीन में बैठे हैं, किताब लेके पढ़ रहे हैं, अहमद फराज पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, यही काम हो रहा था केवल उस वक्त। 6-8 महीने तो घर में कायदे से बात नहीं, घर वालों को भी नजर आ रहा था कि ये बात भी नहीं कर रहा है, क्या है, आता है कॉलेज से कमरे में चला जाता है, बैठा रहता है, अपना कुछ करता रहता है, खाना खाता है, आके फिर वापस चला जाता है कमरे में। तो घर वालों से भी उस समय एक अलग सा डिटैचमेंट हो गया था।
अकेलापन ज्यादा पसंद होगा। हाँ, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रात में जो है कुछ लिख रहे हैं, लिखते-लिखते रोने लग गए, सोते-सोते उठ जा रहे हैं, फिर रोने लग रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, साला कहाँ सर मार लें अपना, कि खुदकुशी कर लें। सुसाइड के तो उस टाइम पे इतने थॉट्स आए मेरे मन में। हालाँकि किया नहीं कभी, क्योंकि वो था ही नहीं, मतलब ये था कि देखते हैं यार क्या करेंगे सुसाइड करके। का उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ एक शायर थे, गालिब के समकालीन शायर थे। हाँ हाँ दिल्ली के बहुत उस्ताद शायर माने जाते हैं, जो उस वक्त के बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके उस्ताद थे शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो गालिब और उनके बहुत सारे किस्से जो है कहासुनी के मशहूर हैं। उनका शेख इब्राहिम ज़ौक़ का एक शेर है इरशाद। कि अब तो ये सोचते रहते हैं कि मर जाएंगे, अब तो ये सोचते सोचते रहते रहते हैं कि हैं कि मर मर जाएंगे। जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। वाह, क्या कहना भाई, क्या कहना। तो उस वक्त जो खुदकुशी के ख्याल आ रहे थे मन में और तमाम चीज़ें थीं, उन्होंने जो है थोड़ा सा, ये शायरी ने भी थोड़ी सी मदद की कि इसमें इंटरेस्ट बना हुआ था। तो वो है ना कि आप गिर रहे हैं और आप, एक रस्सी है जो आपने पकड़ रखी है जिसने आपको रोक रखा है, तो ये वही वो रस्सी थी कि मुझे मन कर रहा था कि मैं कुछ लिखूं, कुछ लिखता रहूं। अपनी सारी एनर्जी, आपके अंदर जो एनर्जी निकल रही है वो नेगेटिव एनर्जी है, सही। पीयूष भाई तो जानते हैं, सारे जितने पास के लोग हैं सबने देखा, उस दौर पे मैंने जितने खुदकुशी पे और मौत पे शेर कहे हैं, मतलब लोग ये मान के चल रहे थे कि ये आदमी पागल हो चुका है, ये आदमी केवल खुदकुशी और मौत पे ही शेर कहता है। उस टाइम पीरियड में बहुत ऐसे शेर कहे, उल्टे सीधे उल जलूल तो कोई खुदकुशी। एक दो शेर उस टाइम के जो आपने एक लिखे। शेर था मेरा कि माँ बाबा की सोच के हरदम रुक जाता हूँ वरना तो, माँ बाबा की सोच के हरदम रुक जाता हूँ वरना वरना तो, तो। इतने गम में मैंने पंखे से टंकर मर जाना था। एक ये शेर खुदकुशी पे क्या कहा था। गहराई है भाई। एक शेर था कि खुदकुशी जिसके गम में की मैंने, खुदकुशी जिसके गम में की मैंने, बस वही कब्र तक नहीं आया। वाह, तो क्या बात है भाई, ये आपके मतलब ये जैसे होता है ना कि जो एक शायरी होती है जो टच करती है, हिट करती है, ये उस टाइप वाली है। बस ये यार वो है ना कि अपना जिया हुआ जब आप लिखते हैं, है ना। हालांकि कहा यह जाता है कि अच्छा कवि, अच्छा शायर, अच्छा राइटर वो है जो अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी से चीजें उठाए और उसको लिखे। जैसे शारिक सर इस मामले के उस्ताद हैं, वो उनसे अच्छी ऑब्जर्वेशनल पोइट्री कोई नहीं कर पाता। जितनी बारीक ऑब्जर्वेशन शारिक साहब के यहाँ है, उतनी बारीक ऑब्जर्वेशन इस दौर में तो किसी शायर के यहाँ नहीं दिखती मुझको। तो वो है, हमने तो ज्यादातर जो लिखा वो अपना जिया हुआ ही लिखा, तो वो इसलिए लोग लगभग लगभग सिमिलर जिंदगी लोगों की होगी, तो शायद लोगों को ज्यादा टच कर रहा होगा। तो वो जो, हाँ, जहाँ से बात शुरू हुई कि वो जो डिप्रेशन का दौर उस वक्त गुजरा, उस वक्त जो है समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं। वहां से फिर शायरी करने लग गए, तो शायरी ने एक नया इंटरेस्ट दे दिया। उसी वक्त के आसपास जो है नया नया जॉन को पढ़ना शुरू किया। जॉन एलिया, है ना, मतलब कोई शायर अगर उनका नाम न ले तो ऐसा लगता है कि शायर ही नहीं है ये तो। कुछ अधूरा सा है, हाँ, हाँ। तो जॉन साहब को उस वक्त के आसपास ही पढ़ना शुरू किया और जॉन साहब से बहुत कुछ सीखा। मतलब शायरी के शुरुआती दौर में आमतौर पे लोग जो है गालिब पढ़ने को सजेस्ट करते हैं, मीर पढ़ने को सजेस्ट करते हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं जॉन ही सजेस्ट करूंगा। अच्छा, जॉन को लेकर के एक बात और कही जाती है, आमतौर पे शायरों में बड़ी मशहूर है ये बात। तो जब भी आप जॉन पढ़ रहे हो, अगर आप पागल नहीं होना चाहते हैं तो आपको केवल जॉन नहीं पढ़ना चाहिए, आपको उसके साथ में कोई और शायर जरूर पढ़ते रहना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों, इसकी यार वजह वो कुछ? बहुत एक्सट्रीमिस्ट आदमी है जॉन। जॉन जब इश्क करते हैं, जॉन की अच्छाई और बुराई दोनों यही है। मतलब आप बतौर आर्ट जब उस चीज को देखने लग जाते हैं, उस टाइम पे तो हम जी रहे थे, तो हमें जॉन बहुत पसंद आ रहे थे, बहुत मजा आ रहा था और एक एक चीज हम रिलेट कर रहे थे, या हमें लग रहा था कि इतना ही खुल के बात होनी चाहिए। लेकिन जब आज मैं बतौर शायर जो थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, जब उसको एक आर्टिस्ट की नज़र से देखता हूँ, तो मुझको लगता है कि जॉन जो है बहुत एक्सट्रीमिस्ट शायर थे। जब वो इश्क पे शेर कह रहा है तो वो एक्सट्रीम में चला जा रहा है, वो दिल टूटने पे शेर कह रहा है, वो जो है ना, वो एक्सट्रीमिज्म बहुत है उनके यहाँ। जब वो शेर दिल टूटने पे, वफा पे बात हो रही है, उससे चिढ़ा हुआ है, तो ये कह रहा है कि एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस ज़बां दराज का मुंह नोच ले कोई। वाह। तो ये वो इतना चिढ़ा हुआ है कि अब कोई आप वफा की बात भी करेंगे तो कह रहा है कि मार दो उसको उठा के गुम्मा। और वही आदमी जो है जब इश्क पे शेर कह रहा है, प्रेम पे शेर कह रहा है, तो ये भी कह रहा है कि ये जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। तो वो एक ही टाइम पे, अच्छा, जॉन के साथ क्या, जॉन की पोएट्री ना बड़ी हार्श पोएट्री है। उसके शेर आपको पत्थर की तरह लगते हैं वाकई, जब आप पढ़ रहे होते हैं डूब के जॉन को तो। हाँ, कि मतलब वो इंटेंसिटी आप भी उस टाइम हाँ, फील कर रहे आप होते हैं।
इंटेंसिटी फील कर रहे होते हैं, वो आपको लगते हैं जोर से। अहमद फराज एक बड़े अच्छे शायर है। अहमद फराज के यहाँ या ज्यादातर शायरों के यहाँ जो पोएट्री है ना वो बड़ी नाजुक है, और पोएट्री बेसिकली नाजुक है। ये बड़ी खास बात है कि जॉन इतने हार्श पोएट होने के बावजूद उन्होंने मनवा लिया खुद को, और ये उनके ये दिखाता है कि वो कितने बड़े शायर हैं, वरना पोएट्री सॉफ्टनेस का नाम है। बड़ी अजीब सी जिंदगी रही उनकी जहां तक मैंने पढ़ा। हाँ यार, जॉन के साथ मामला क्या रहा ना, कभी कभी आदमी अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। जो शेर कह रहा होता है, कभी कभी जी के शेर कहता है, कभी कभी शेर कह के उसे जीना चाहता है। जॉन चाहते थे कि वो बर्बाद हो जाए। जॉन चाहते थे कि उन वो जिससे प्यार करते हैं वो बेवफा निकल जाए। जॉन चाहते थे कि उनके साथ लोग बुरा करें। जॉन इसीलिए उल जलूल काम करने लग गए। वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो बहुत सेन माइंड का आदमी है, बहुत ही वेल एजुकेटेड और वेल लिटरेट आदमी है वो, लेकिन वो चाहता है कि वो खुद को बर्बाद कर ले, है ना। वो उसने वो शेर भी कहा कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो उसके अंदर इस चीज का मलाल नहीं, वो खुशी खुशी चाह रहा है। अच्छा, उसने सब अचीव कर लिया था तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है खुद को तबाह करना। वो आदमी सोचिए, जब मर रहा है तो अपने बैंक में करोड़ों रुपए छोड़ के मर रहा है उस टाइम पे, है ना, इसके लिए भी एक अलग 2002 टाइप के का जिगर आसपास चाहिए मरा था। भाई। तो उसके पास पैसे की कमी नहीं, उसके पास फिर भी वो शादियों में जा रहा है तो शादियों में कबाब चुरा के ले आ रहा है घर। सोचिए, इतना अमीर आदमी, उसके पास पैसे को, वो शादियों में जो है कुर्ते में कबाब रख के ले आ रहा है, चुरा के। कुर्ते पे जो है निशान लग गए तेल के, सबको दिख रहा है कि चुरा के ले जा रहा है। वो ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो वैसा दिखे, वो वैसा हो जाए, वो परेशान हो जाए, वो वैसी जिंदगी जीना चाहता है। वो जो शायर, वो जो शायरी में दिखा रहा है खुद को, वैसा वाकई होने लग गए थे और होना चाहते थे। तो कभी कभी ना आप उस गम को, उस दर्द को एंजॉय करने लगते हैं, है ना, कि आप खुद बाहर नहीं आना चाहते कि मैं इससे बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि ये, अच्छा, वो चीज कहीं ना कहीं आपकी शायरी में मदद कर रही होती है शायद, तो आपको और नहीं मन करता। ऐसे जब वो डिप्रेशन का आखिरी का टाइम आया ना, जब थोड़ा सा बाहर निकल गए हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है इसको छोड़ के जाने का, है ना, वो मेरे साथ भी कि हुआ, वही सा घर हो गया है ना। है। वो लग रहा है कि यार बढ़िया तो है, अकेले रह रहे हैं और कुछ अजीब सा कर रहे हैं, हम अजीब से शेर डाल रहे हैं, खुदकुशी पे शेर डाल रहे हैं, लोग सिंपैथी भी दे रहे हैं, तो आपका मन नहीं करता उस चीज को छोड़ के जाने का। हालांकि छोड़ देना चाहिए, मेरा ये मानना है। वो चीज इतनी हावी ना हो जाए, और खासकर जॉन ने तो वो चीजें अपनी उम्र के आखिर दौर में की तो उतना असर नहीं पड़ा, लेकिन आप शुरुआती दौर में जब आज के लड़कों को इतना इन्फ्लुएंस होते हुए देखते हैं ना, तो वो दिक्कत है कि आप अगर तब इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो आप ज्यादा बर्बाद कर लेंगे खुद को। जॉन ने जो अचीव कर लिया वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप वो प्राइम स्टेज में कर रहे हैं हाँ, अपने। जॉन ने सब अचीव करने के बाद किया। बेस्ट शायरी या पोएट्री आपको कौन सी लगती है जॉन की, जो मतलब आपको लगता है कि इसमें जॉन ने जो भी भड़ास थी या जो भी कहना चाह रहे थे दिल उतार के रख दिया यार, इसमें। मुझसे आज से पहले 2-3 साल 4 साल पहले कोई पूछता तो शायद मेरा जवाब अलग होता। अब मैंने जॉन को जो रिसेंटली दोबारा पढ़ा है तो एक नए नजरिए से पढ़ा है। वो मैंने जॉन का फिलोसफिकल अंदाज देखा वहां पे। जॉन के यहाँ जो शेरियत मौजूद है, जो उनका क्राफ्ट है यूनिक, जो उनके ख्याल यूनिक है, वो मैंने देखे। तो अब मेरी राय बदल गई है जॉन को लेकर के। अब जो मुझे एक शेर, उनके बहुत सारे शेर हैं हालांकि, जो कुछ बहुत अच्छे शेर बतौर क्राफ्ट और बतौर थॉट लगते हैं, उनमें एक शेर है। इस शेर के लिए हुआ क्या था, ये शेर हम लोगों ने पढ़ा और इस शेर की व्याख्या हम लोगों ने बहुत सारे उर्दू के पढ़े लिखे लोगों से करवाने की कोशिश की, और किसी का जवाब हमें बहुत सेटिस्फाइंग लगा नहीं। तो हमने खुद ही एक मतलब निकाला जिससे हमने खुद को खुश कर लिया। शेर यूं है कि रंग है रक्स पर, रक्स का मतलब होता है डांस करना, रंग है रक्स पर, रंग हम रक्स हैं। रंग हम रक्स हैं। रंग हम रक्स हैं, हम रक्स का मतलब है साथ में नाच रहे हैं, साथ में डांस कर रहे हैं। रंग है रक्स पर, रंग हम रक्स हैं, सब बिछड़ जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। तो जॉन उस रंग की जो बात कर रहे हैं, वो रंग से वो इंसान को पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो हमने इस शेर का मतलब निकाला। जॉन इसलिए बड़ा शायर है मेरे लिए। भाई कहते हैं जैसे जो भी राइटर हैं या जो पोएट्री करते हैं उनके बारे में, आई डोंट नो ये मिसनोमर है या हो सकता है फैक्ट हो, कि उनको सोसाइटी को या किसी भी रिलेशनशिप को, प्यार मोहब्बत को ऑब्जर्व करने का तरीका एक जो नॉर्मल जैसे हम लोग इंसान हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत कमाल की है। अगर प्यार करेंगे तो वो भी मतलब जिस तरीके से हम कर सकते हैं एक शायर उस अलग दर्जे का करेगा प्यार। इज इट ट्रू? यार, शायर की ना हर चीज को फील करने की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अच्छा, है क्या कि आम आदमी इतनी भागदौड़ में लगा हुआ है, जॉब कर रहा है, उसे प्रमोशन लेना है, उसे घर पे देखना है, बच्चे देखने हैं। शायर का रिलेशनशिप मैनेजमेंट वैसे भी बहुत खराब होता है, उससे घर वाले भी नाखुश हैं, उससे उसके दोस्त भी बड़े परेशान हैं कि ऐसे है वैसे है। तो आम तौर पे ये मामला है कि उसके पास ये है कि वो चीजों को अलग नजरिए से देखने के लिए ठहर रहा है। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ठहर के देखें।
है क्या कि आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत सा बिलबोर्ड किसी ने लगाया, किसी कंपनी का लगा हुआ है, आप 4 बार गुजरे उसी रोड से, आपको शाम को वही बिलबोर्ड दिखा के पूछा जाएगा कहीं पे कि भैया ये बिलबोर्ड आपने कहाँ देखा है, तो आप बता नहीं पाएंगे, आप इतनी रफ्तार में आपने कहीं रुक के देखा नहीं, आपको लगा कहीं तो देखा हुआ है। हम ठहर के देख रहे हैं, हमसे मुराद है कि सारे शायर जितने भी हैं वो हर चीज को ठहर के देख रहे हैं, वो हर चीज को ज्यादा इंटेंसिटी से, उनको बुरा हो रहा है तो वो 4 घंटे उस दुख के बारे में सोच रहे हैं तो ज्यादा फील कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है तो वो 4 घंटे उस चीज को सोच रहे हैं इसलिए ज्यादा फील कर रहे हैं। ये इंटेंसिटी फायदेमंद भी है कई बार और नुकसानदेह भी है कई बार। ओके, कैसे? नुकसानदेह इसलिए है, मुझे खुद भी अपने को लेकर के और ज्यादातर जो मैंने शायर देखे उनको लेकर के महसूस होता है कि वो छोटी छोटी बातों पे कभी कभी बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल पाते, ना फैमिली से ना इश्क मोहब्बत की भी बात करें, क्योंकि वो हर चीज को ज्यादा फील कर रहे हैं। तो आपने इतना भी किया तो उन्हें इतना लगेगा, तो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, 4 शेर कह देंगे उसके ऊपर, आपको और गिल्ट में डाल डाल देंगे वो है ना। तो दिक्कत थोड़ी सी ये इस वजह से वो जो है उनके रिलेशनशिप मैनेजमेंट खराब रहता है, बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि शायरों को जीवन साथी की अगर बात करें तो ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे झेलने के लिए कैपेबल हो, वरना मैक्सिमम शायरों की निजी जिंदगी बड़ी खराब रही, घर वालों से तो सबकी ही रही, मैं बहुत गिने चुने लोग होंगे इनकी घर पे भी अच्छी रही, वरना उसके अलावा अगर उस शख्स की बात करें जिसको जिंदगी भर आपका साथ निभाना है उसके साथ भी बहुत अच्छी रही नहीं, बहुत मुश्किल से ऐसे शायरों को ऐसी कोई लड़की या कोई अगर शायरा है तो उसको ऐसा कोई लड़का मिला जो वो चीजें हैंडल कर पाए, वो इंटेंसिटी हैंडल कर पाए। तो इस चीज का थोड़ा सा मामला रहता है शायरों के साथ कि वो हर चीज को इंटेंसिफाई करके महसूस कर लेते हैं या करवा लेते हैं खुद को ताकि वो शेयर कह पाए, है ना। वो महसूस नहीं करेंगे तो कहेंगे क्या, वो अगर सबकी तरह ही सोचने लगे और सबकी तरह ही रहने लग गए तो फिर वो शेर निकलेगा कहाँ से, वो एनर्जी आएगी कहाँ से, वो एनर्जी उसी से तो आ रही है कि आपको ज्यादा बुरा या ज्यादा अच्छा लग रहा है और उस चीज को आप जो है थॉट बना के और शेर कह रहे हैं, वो एनर्जी वहीं तो ट्रांसफर हो रही है सारी। भाई मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तहजीब हाफिज साहब जो है उनका, तो मतलब उनसे एक होस्ट था, उसने पूछा कि मोहब्बत जो है जब किसी का ब्रेकअप वगैरह हो जाता है ना तो उससे बाहर निकलने का प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने बताया तहजीब हाफिज साहब ने कि एक वहीद अहमद साहब हैं, उनका शेर है कि मैं एक औरत के जख्म पे दूसरी औरत बांधा करता हूँ। ये बात तो खैर काफी हद तक ठीक है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन यार बाहर या अंदर का कोई वो नहीं है ना। जैसे किताब पढ़ने का मैं भी शौकीन हूँ, आप भी शौकीन है, आपने कोई अच्छी बात कहीं पढ़ी, आपको वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, कोई आपसे ये सवाल तो नहीं कर रहा कि उस बात से आप कब बाहर आएंगे या उस बात के अंदर कब जाएंगे। वो बात आपको उस वक्त अच्छी लग रही, 3 दिन तक अच्छी लगी, 6 महीने तक अच्छी लगी, फिर आप भूल गए, 10 साल बाद वो बात दोबारा आपको याद आ गई कि यार उस किताब में ये बड़ी अच्छी बात लिखी थी। तो इश्क वैसा ही है कि आपने कर लिया, आप उस शख्स के साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप बिछड़ गए, आपको नहीं याद आ रहा, हो सकता है 3 महीने बाद दोबारा याद आने लग जाए, कि जगजीत सिंह की कोई गजल सुनते सुनते आपको लग रहा है कि यार वो वाली तो यार बढ़िया थी। अच्छा, ऐसा है क्या कि जैसे अगर मान लो कभी आपका ब्रेकअप हुआ है और आप शायरी या जगजीत सिंह की गजल वगैरह सुन रहे हैं, आप नहीं भी अगर चाहते हैं आप उस फेज में जाना तो भी वो आपको वहीं ले ही जाएगा, जैसे रात के 12-12 बजे के बाद अगर शायरी वगैरह सुन लो। आर्ट का काम यही तो है ना भाई, जो आप महसूस कर नहीं सकते या जो आप दरकिनार कर दे रहे हैं, जो इमोशन नॉर्मल आदमी इग्नोर कर दे रहा है, वो उस इमोशन का एहसास करवाना ही आर्ट का काम है। शायरी यही तो कर रही है, आप जो ब्रेकअप भूल चुके हैं, आपका जो जख्म पहले लगा हुआ था उस पर पट्टी बन गई है, हम वो पट्टी नोच रहे हैं केवल कि तुम भूल कैसे और गए। मजे से है ना। मजे से कुरेद रहे वो तो जख्म। और उसमें आपको भी मजा आ रहा है कि हाँ यार वो थोड़ा लड़की और, यार वो तो थोड़ा है और ना। कुरेदो। तो वो सारा सीन शायरी का यही तो है कि आप जो नॉर्मल आदमी, जो हमारा इंडस्ट्री इसीलिए तो चल रही है, हम पैसे इसीलिए तो कमा रहे हैं भाई। अच्छा, शायर पैसे कमा रहा है। हाँ ये कमा रहा है, ये अगर कोई कहे आज के टाइम पे, कोई कहे कि नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप नहीं कमा पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं कमा पा लोग रहे नहीं हैं, है कमा ना। पा रहे। इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जितना पिछले 20-25 सालों में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था। इस इंडस्ट्री में वाकई पैसा नहीं था, पिछले 20-25 सालों में जितना पैसा आ गया इस इंडस्ट्री में। शायर इस समय कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, शायर इस समय बढ़िया फ्लैट ले सकता है, घर खरीद सकता है, ऐसी गाड़ी में घूम सकता है, बस वही है कि आप कर नहीं पा रहे तो आप खराब शायर होंगे। नहीं, यही होना भी चाहिए भाई, अगर मान लो भाई आर्ट से कहते हैं ना वो घर नहीं चल सकता। अब अगर आप आज के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी अपने जैसे कई लोग जिनके अंदर का आर्टिस्ट है, सिर्फ क्या पता वो इस वजह से इस फील्ड में ना आना चाह रहा हो कि यार घर कैसे चलेगा,
और अगर आज के शायर कमा रहा है तो कम से कम वो भी एक्सप्लोर करेगा कि हाँ अर्निंग्स हैं इसमें भी। देखिए इसमें बस इशू ये है ना कि ये चीज कंज्यूम बहुत ज्यादा कर लेती है आपको। शायरी या ज्यादातर आर्ट फॉर्म्स के साथ एक अच्छी और बुरी बात यह है कि ये काम अगर आप साइड बाय साइड कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, अधिकारी हैं और कर रहे हैं, मैं उनसे माफी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर इसको साइड बाय साइड मान के कर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। दो नाव पे सवार कैसे है ही हो ना, पाएंगे। आप उस इंटेंसिटी के साथ सोच नहीं पाएंगे। अब्बास ताबिश है, एक पाकिस्तान के शायर है, बड़ा अच्छा शेर है उनका कि डूबती नाव में सब चीख रहे थे ताबिश, डूबती नाव में सब सब चीख चीख रहे रहे थे थे ताबिश, ताबिश। और मुझे फिक्र गजल मेरी मुकम्मल हो जाए। तो शायर या आर्टिस्ट का केवल ये रहता है कि यार गजल हो जाए या शेर हो जाए, कुछ अच्छा मैं लिख दूं, कुछ अच्छा कर दूं, आर्टिस्ट है कोई अच्छा कुछ अच्छा बना दूं। यार मैं वाकई बता रहा हूँ, आप किसी बड़े मुशायरे में बैठे हो, कितने भी बड़े आदमी के साथ बैठे हो, आपका कोई एक मिसरा फंसा हुआ है जिसका आपको शेर बनाना है, तो आप चैन से बैठ ही नहीं सकते जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाएगा। कितने भी आप आलीशान बंगला देख के और कितने भी आलीशान कार देख के वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा जो वो शेर कहने के बाद मिलेगा। नौकरी इसलिए मुश्किल है, जो लोग कर रहे हैं वो छोड़ना चाह रहे हैं, वो इसीलिए छोड़ना चाह रहे हैं कि पता चल रहा है कि आप जो है अपना काम कर रहे हैं, पीयूष भाई जैसे हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, अब अच्छा। वो किसी की जो है आंखों का इलाज कर रहे हैं, बीच में कोई गजल फंसी हुई है तो या तो आंख रहेगी या गजल रहेगी। दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे ना। वहां पे आंख रहे भाई, गजल मुकम्मल हो जाएगी। वो दिक्कत वही है कि वो अलग सी परेशानी, अलग सी बेचैनी आपके अंदर वो चीज पैदा करके रखती है। आपको नींद नहीं आती है, लोग पूछते हैं कि 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक क्यों जागते हो, सुबह जल्दी उठ के शायरी कर लिया करो। है ना, तो हमें नींद नहीं आ रही क्योंकि हमारा वो शेर फंसा हुआ है। आपको क्या पता वो बेचैनी। अच्छा, आपका कौन सा, मतलब आपको जो लगता है कि इतनी भी जर्नी में आपकी सबसे बेस्ट शेर आपका कौन सा है, या पहला शेर आपने कौन सा लिखा, फिर बताइएगा बेस्ट आपका यार कौन सा है। पहला तो देखिए वो है ना कि इवेंचुअल साइकिल थी ये सीखने की, धीरे धीरे। पहला शेर अगर बहर में माना जाए तो एक गजल कही थी, पहली गजल थी जो बहर सीखने के बाद खुद से पहली गजल कही, वो बाद में हटा दी गई क्योंकि उसमें बाकी टेक्निकलिटीज बहुत सारी गलत थी। अगर सबसे अच्छे शेर की बात करें तो एक शेर है जिसने मुझे काफी हद तक लोगों में पहचान दिलाई। वो शेर मुशायरों में नहीं पढ़ता मैं क्योंकि वो जनता के मतलब का शेर नहीं है, उसे उन्हें उतना पसंद आए ना आए, लेकिन शायरों में जिसने पहचान दिलाई, जिससे लोग शायर मानने लग गए कि हाँ इसको शायरी आती है, शायरी कर लेता है, वो एक शेर है। मतले के साथ पढ़ता हूँ, मतला है उसका कि इरशाद। पुराने फूल जो मुरझा रहे हैं, नई कलियों को कुछ समझा रहे हैं, पुराने फूल जो मुरझा रहे हैं, नई कलियों को कुछ समझा रहे हैं, ये दुनिया एक दोजख है जहां पर, ये दुनिया एक दोजख दोजख है है जहां जहाँ पर पर। कहीं से लोग मरकर आ रहे हैं। तो ये है, और मैं इसी तरह की शायरी वाकई करना चाहता था शुरुआत में, बड़ी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल और साइंस वाइंस घुसा के मैंने शेर वेर कहे थे शुरुआत में, फिर मुशायरों में चले नहीं। तो मुझे वही करना पड़ा जो ज्यादातर शायर करते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए एक सीधी सी बात है कि आप जनता को जब तक अपने तक नहीं ला पा रहे हैं तब तक आपको जाना पड़ेगा उसके पास। आप एक बार जनता को मनवा दें कि आप अच्छे शायर हैं, आपको पसंद करने लगे, फिर आप जो सुनाएंगे वो आदमी सुनना चाहेगा, उसके पीछे ढूंढेगा कि इसके पीछे क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। जब तक वो नहीं जानता आपको तब तक आप कोई बड़ी बात कह रहे हैं, उसको इस चीज से मतलब नहीं, वो नहीं जाएगा आपके में मेहनत करने कि ये फलानी फिलोसफी से, ये यूनान की फिलोसफी से आया है और इस लफ्ज का ये मतलब लिखा हुआ है उर्दू की डिक्शनरी में, वो नहीं खोजने जाएगा रेख्ता पे आपके शेर का मतलब। आपको पहले मनवाना पड़ेगा कि हाँ आप इस लायक हैं कि आप उनके दिल की बात कर सकें, आप उन्हें पसंद आ सके, उसके बाद वो आपके लिए मेहनत कर लेंगे। उसके बाद आप कुछ आप खराब शायरी करेंगे तो वो आके कहेंगे बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई। तो पहले आपको जनता के स्तर तक उतरना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा जहां उनके दिल की बात है। और बिल्कुल ठीक बात है यार, आदमी जो है आज के टाइम पे जहां इतना कंपटीशन है, आदमी अपनी सक्सेस के पीछे लगा हुआ है, वहां आदमी 3 घंटे 4 घंटे निकाल के आपका मुशायरा सुनने आ रहा है, तो बतौर आर्टिस्ट, बतौर शायर आप वहां पे खड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे खुश करके भेजें। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी नौकरी भी करे फिर आपकी शेर भी समझे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कवि का आशय क्या है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप अपनी बात उस तक पहुंचाएं। अच्छा भाई, शायरी में क्या, जैसे मैंने कई जगह देखा, जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया शायरी को, जितना भी सुना है, मुझे लगता है कि जो बात उर्दू में है अगर आपको शायरी करनी है वो बात हिंदी में नहीं। जब देखिए उर्दू के साथ मामला क्या है ना, को पहले थोड़ा सा बाइफरकेशन समझ लें हम। जब जबान, इन दोनों जबानों के हिस्ट्री में जाते हैं कि ये दोनों जबानें कहाँ से आई, कैसे बनी, आमतौर पे जो भाषा के विशेषज्ञ हैं वो उर्दू को एक अलग जबान नहीं मानते हैं।
लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक गिलास पानी दे देना, तो ग्लास तो अंग्रेजी का लफ्ज है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ? पानी तो उर्दू का लफ्ज है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ? है ना? मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, पकड़ना उर्दू का लफ्ज है, ठीक है, ट्रेन जो है अंग्रेजी का लफ्ज है। तो ये तय कैसे होता है कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये तय होता है उस लैंग्वेज के ग्रामर से। इंग्लिश की ग्रामर अलग है। आप इंग्लिश में अगर कोई एक हिंदी का लफ्ज डाल के बोल देंगे, तो अगर आप इंग्लिश की ग्रामर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंग्लिश ही रहेगी, उस एक लफ्ज से वो हिंदी का सेंटेंस नहीं हो जाता। आप हिंदी के लफ्ज में सारे अंग्रेजी के लफ्ज बोलें, लेकिन जो ग्रामर है, में, चढ़ना या था, है, ये जो ग्रामर जिनसे बन रही है, जो स्ट्रक्चर है हिंदी की पंक्तियों का, जो हिंदी की लाइंस का जो स्ट्रक्चर है, जो व्याकरणिक स्ट्रक्चर है, वो तय करता है कि कोई जबान हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, चाइनीज है, क्या है। अब यहाँ पे मामला क्या है कि उर्दू के पास जो ग्रामेटिकल चीजें हैं, जो ग्रामेटिक्स है पूरी उर्दू की, उर्दू की पूरी पूरी ग्रामर हिंदी के तरह है, सेम टू सेम, कोई बिना किसी डिफरेंस के ग्रामर की अगर बात करें। उसमें कुछ फारसी जबान के लफ्ज हैं, कुछ अरबी जबान के लफ्ज हैं, इस वजह से वो एक अलग लैंग्वेज के तौर पे तैयार हो गई है। वैसे भी मतलब जितने भी हैं और लोग इसको समझने वाले, हम्म, वो तो कहते हैं कि सगी बहनें हैं ये, और मैं भी मानता हूँ बस, सगी बहनें हैं। तो सारा खेल वही है कि वो पूरी पूरी, इसीलिए कुछ लोग उर्दू को, जो भाषा विशेषज्ञ हैं, वो उर्दू को अलग लैंग्वेज भी नहीं मानते। हिंदी जो है वो उसका मूल संस्कृत से आया है, इसका मूल अरबी और फारसी से आया है, बस इतना डिफरेंस है। दूसरी चीज, उर्दू को लेकर के इधर रिसेंटली जो थोड़ा सा मामला हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उर्दू को लेकर के कुछ बातें कही तो कि, पॉलिटिक्स की बात करें तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। नहीं मतलब मैं तो शायर हूं, तो मैं अपने इंटरेस्ट की बात देखता हूं, इसीलिए तो उर्दू को लेके जो उन्होंने कहा, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि उर्दू कोई बाहर की भाषा नहीं है। उर्दू हमारे यहाँ पाकिस्तान से, पर्शिया से, ईरान से, इराक से नहीं आई है। उर्दू ने जन्म ही हिंदुस्तान में लिया है, उर्दू भाषा बनाई ही गई है हिंदुस्तान में। उर्दू भाषा का ओरिजिन इसी उत्तर प्रदेश के मेरठ और दिल्ली के इलाके से माना जाता है, वहां से ये भाषा पैदा हुई। उस वक्त जब जंग हो रही थी, मिडिल ईस्ट से हमारी तरफ जब आक्रमण हो रहे थे, तो यहाँ के जो मुगल शासक थे, उन्होंने ये भाषा उस वक्त के आसपास अपने सैनिकों के लिए बनवाई कि ये ऐसी भाषा में कन्वर्सेशन कर सके जिससे हमारे दुश्मनों को वो समझ ना आए, क्योंकि उन्हें अरबी और फारसी आती थी। हिंदी यहाँ के लोगों को ठीक से, मतलब जो उनके सैनिक थे, उन्हें ठीक से समझ नहीं आ रही थी पूरी। आज का आदमी जो हिंदी बोल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब वो पूरा भाषण उर्दू के खिलाफ दे रहे थे, तो उसमें 70 से 80% जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए वो वो उर्दू के थे। ओके, मतलब जिसके बारे में बुरा बोलने आए उसी की भाषा में बोल रहा है। हाँ, तो दिक्कत यह है कि अब हिंदी और उर्दू इस तरह से आपस में रच बस गई हैं कि आप अलग कर ही नहीं सकते। भाई जब मान लो आप कभी जो है इवेंट्स वगैरह में जाते होंगे, ऑब्वियसली जाते ही हैं, तो जो स्टेज पे अगर आप शायरी पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं, आपने जी जान लगा के वो शेर लिखा हुआ है, कोई भी उनके पीछे इमोशन हो सकता है, खुश है या दुखी हैं आप, लोग जो है उस पे वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ ठोक रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उस टाइम पे आपको क्या फील होता है? बुरा लगता है, अच्छा लगता है कि क्या ये हमने इतने दुख के साथ लिखा था, लोग इसके मजे ले रहे हैं? नहीं यार देखो, बुरा तो क्यों लगेगा? मामला क्या है, आपने दिन भर मजदूरी की, मतलब आपने नहीं की, किसी हाँ, आदमी ने की, मैं भी है कर ना? ही रहा हूँ। शाम को जब उसका दिहाड़ी 300 रुपए है, शाम को उसके हाथ में जब 300 रुपए रखे जाते हैं, तो उन 300 रुपयों को देख के जो फीलिंग उसके अंदर आती है, वही फीलिंग आती है कि स्टेज पे कोई शेर कामयाब हो जाए। तो होता क्या है कि यार भाई, अभी जो बात हो रही थी कि सारा किक उसी चीज में है। आप जो है खूब मेहनत कर रहे हैं, आपने 4 दिन लगा के एक शेर निकाला, एक मिसरा फंसा हुआ है उस पर, लग ही नहीं रहा अच्छा मिसरा। आप वो मेहनत कर क्यों रहे हैं? एक तो वो बेचैनी कि मैं अच्छा कह सकता हूँ, मैं ये इस तरह से ये बनाना चाहता हूँ, ये चीज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, एक तो वो बेचैनी है। दूसरी चीज यही है कि आप जब स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो सामने बैठा 500 आदमी तय करेगा कि आपका उस दिन मूड क्या रहने वाला है। अच्छा, ठीक है। ऐसा ऐसा अगर कैसे? आप कहीं जो है अच्छे से नहीं सुने गए, तो इतना खराब मूड रहता है उस दिन कि आपको मन करता है कि जो है इनको मारूं, पीछे सारे शायरों को भी मारूं, चीफ गेस्ट को भी मारूं, पांडाल तोड़ूं, क्या करूं? ठीक है। ओके। तो तो सारा खेल इसी चीज का है कि जब अच्छे से आपको सुन लिया जाता है, मुशायरे में आपको कम पैसे मिल रहे हो, ज्यादा पैसे मिल रहे हो, उसका फर्क आप पड़ता ही नहीं है, ठीक है, हालांकि ज्यादा पैसे देने चाहिए, लेकिन सारा मजा केवल और केवल उस चीज का है कि जो सामने से दाद आ रही है, उस चीज का मैं
कितने भी करोड़ों रुपए कमा लूं, ठीक है, कुछ भी कर लूं, लेकिन वो रस जो वहां पे है वो कहीं और नहीं मिल पाएगा मुझे, ये बात मैं जानता हूँ और ये सारे शायर जानते हैं, ये चीज वो एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। कभी ऐसा हुआ है मतलब जैसे आप शेर पढ़ रहे हैं तो आपका कोई पुराना जख्म ताजा हो गया? यार स्टेज पे खड़े होके ना हम्म, इतनी चीजें आपके उसमें रहती नहीं है, वहां आप केवल और केवल वो वही है ना कि आप उस परफॉर्मेंस में डूब चुके हैं। वो और ही अलग है, उस हाँ, टाइम पे कुछ नहीं वहां चाहिए। पे केवल आप हैं और सामने के लोग हैं, वहां पे आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं याद आती, किसको सोच के लिखा था, किसकी याद में लिखा था, कौन सा जख्म था जिसकी वजह से ये शेर हो गया, कुछ नहीं याद आता। वहां केवल यही लगता है कि इस पे दाद आ गई, अगले पे कैसे लेनी है, क्या बोलूं क्या कहूं, ये शेर कैसे पढूं। वहां आप टोटल जोन आउट होते हैं दुनिया की हर एक चीज से। ऐसा हुआ है कभी भाई कि आपने मान लो कोई शेर लिखा है लेकिन कभी किसी को सुनाने की हिम्मत ही नहीं हुई? बहुत से ऐसे रह जाते हैं कि मतलब वो एक शायर नहीं चाहता कि ये तार मेरे छिड़े ये खुले। यार शेरों में ऐसा कम काम है, कुछ नज्में हैं जो हम्म। मैंने लिखी हैं और जो मैं वाकई नहीं चाहता, अभी तो बहुत वक्त तक नहीं चाहता कि वो किसी को सुनाई जाए या कहीं निकले, वो हम्म। बहुत ज्यादा निजी होकर के लिखी हैं, तो वो बहुत लोग रिलेट भी नहीं कर पाएंगे उससे, उसका ये भी मामला है। तो यहाँ अगर आप सुना दे तो मजा आ जाएगा भाई। यार वो वाला तार वैसे भी नहीं छेड़ते हैं तो ज्यादा बेहतर है। मैं कुछ और शेर जो है सुना देता हूँ, अब सुनाना कि अपने ऐसा क्या पर्सनल है पाबंद। वो भाई? उसमें यार एक तो उसमें बहुत खुल के वो लिखा है और वो बहुत पहले का लिखा हुआ है। यार होता क्या है कि जब हमें नहीं आता था बहुत कुछ शायरी के बारे में, तब जो हमने लिखा ना वो वाकई इमोशन लिख रहे थे हम। आज तो हम फिर भी थोड़े से व्यवसायिक हो गए हैं, थोड़े से बिजनेसमैन हो गया, जाग गया हमारे अंदर। हम शेर लिखते वक्त कहते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि ये शेर कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, हम्म। ये यूथ के समझ में आएगा, ये बुड्ढों के समझ में आएगा, ये औरतों के समझ में आएगा, ये शायरों के समझ में आएगा। हम ये तमाम चीजें सोच रहे होते हैं। शुरुआत में जब आप लिखते हैं ना तो आपके दिमाग में इतना रहता नहीं कि हमें परफॉर्म करना है और हमें तालियां आप खुद बजेंगी। के लिए लिखते हैं उस टाइम? तब आप लिख रहे होते हैं केवल अपने लिए। हम्म। उस वक्त की जो कुछ लिखी हुई नज़में हैं वो इतनी पर्सनल है कि उसमें कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं और तमाम, इस वजह से मैं थोड़ा सा उन नहीं चीजों नहीं को, कोई नहीं, मैं हम इसको है बिल्कुल ना। भी कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना हाँ, चाहते, इससे आपको जरा से भी दिक्कत हो। हाँ, मैं कुछ शेर सुना देता हूँ। अब बात हुई है तो एक गजल है, देखें इरशाद। कि ख्वाब में कल पास ही बैठा हुआ था तू मेरे, ख्वाब में कल पास ही बैठा हुआ था तू मेरे, और अब तक आ रही है जिस्म से खुशबू मेरे। वाह, क्या कहने। ख्वाब में कल पास ही बैठा हुआ था तू मेरे, और अब तक आ रही है जिस्म से खुशबू मेरे। दोस्तों ने, अभी दोस्ती की बात तमाम हो रही थी, हाँ हाँ। वो बात अभी कही भी थी मैंने कि दोस्तों ने जितना दिल तोड़ा है, जितना दिल दुखाया है, उतना तो लड़कियों ने भी नहीं दुखाया। कि और अब तक आ रही है जिस्म से खुशबू मेरे, दोस्तों ने जब जरूरत पर कदम पीछे किए, दोस्तों ने जब जरूरत पर कदम कदम पीछे पीछे किए, किए। तब लगा मुझको कि कटकर गिर गए बाजू मेरे। वाह, क्या कहने भाई, तब क्या लगा कहने। मुझको, बहुत शुक्रिया भाई, तब लगा मुझको कि कटकर गिर गए बाजू बाजू मेरे। मेरे। जैसे झरना कोई पर्वत काट कर बहता रहे, जैसे झरना कोई पर्वत काट कर बहता रहे, इस तरह बहते हैं तेरी याद में आंसू मेरे। वाह, मेरा सा कुछ क्यों हो रहा है भाई। हाँ। जैसे झरना कोई पर्वत काट के बहता रहे, हम्म। इस तरह बहते हैं तेरी याद में आंसू आंसू मेरे। मेरे। और एक शेर, और अभी तक का जितने भी किस्से मैंने खुद को लेकर के सुनाए उनका जो क्रक्स मिलेगा आपको इस शेर में, कि और जैसे झरना कोई पर्वत काट कर बहता रहे, इस तरह बहते हैं तेरी याद में आंसू मेरे। आंसू मेरे। पहले मुझको हिरनियों से दोस्ती का शौक था, पहले मुझको हिरनियों हिरनियों से से दोस्ती दोस्ती का का शौक शौक था। था, इसलिए आ जाती हैं ये लड़कियां काबू मेरे। पहले मुझको हिरनियों से दोस्ती का शौक शौक था, था। इसलिए आ जाती हैं ये लड़कियां काबू मेरे। ये गजल है, अभी हाल ही में हुई है, बड़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, तो मजा आ रहा है। भाई क्या गजल है यार, क्या गजल है, मतलब लाइन टू लाइन हिट करती, प्लस उसका समझ आता है ना कि एक फील ही अलग है उसका यार। गजल जो है, मैं एक और बात बात चल रही है तो इसी में बोलूं, हाल ही में लिखने के तमाम फॉर्मेट्स में कविताएं भी हैं, गीत भी हैं, नज़में भी हैं, हम्म। उन सारे फॉर्मेट्स में गजल बहुत ज्यादा मकबूल फॉर्मेट के तौर पे उभर के आई है, लोग गजल कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका कारण बड़ा सिंपल सा है
कि आप 2 लाइनों में 2 मिसरों में ऐसी बात कह दे रहे हैं कि वो तुरंत हिट कर रही है। गीत का क्या है कि वो चलते हुए आ रहा है, आप पूरा बंद पढ़ रहे हैं, आप हुक लाइन पढ़ रहे हैं, वो पूरा एक फ्लो में चल रहा है। और दूसरी चीज, आज के आदमी का जो है अटेंशन स्पैन वैसे भी कम है, तो उसको हर शेर में एक अलग इमोशन जीने के लिए मिल रहा है। एक दोस्ती पे भी सुन लिया उसने, एक उसको जो है मोहब्बत पे शेर सुना, उसमें मोहब्बत भी याद आ गई, उसको दोस्त भी याद आ गए। इसलिए गजल बतौर राइटिंग फॉर्मेट ज्यादा मकबूल हो रही है आज के टाइम पे। अपने किसी शेर को पढ़ के रोना आया कभी भाई? मतलब आपने लिखा हो और किसी की यादों में, या यार लिखते हुए कई बार रोया हूँ, या रोते रोते शेर हुए हैं तो लिख लिया गया है, लेकिन पढ़ के तो नहीं आया। होता क्या है यार, दिक्कत वही है ना कि अच्छे शेर की एक्साइटमेंट इतनी बड़ी होती है शायर की जिंदगी में कि कोई इमोशन उसे सरपास नहीं कर पाता है ना। आपसे एक अच्छा शेर हो जाए तो आप उसको सर पे उठाए घूमते हैं, आपको लगता है कि आप जो है बिरदा गालिब फेल है आपके आगे, कि आप उसको लिए लिए हर आदमी को, हर शायर को सुना रहे हैं, ये देखो शेर हुआ, ये देखो शेर हुआ। तो अच्छा शेर हो जाने का जो है इतना बड़ा वो अचीवमेंट है किसी भी शायर के लिए, और वो कहता रहता है, वो होता यूं है। वो प्रोसेस सिंपल है कि आपने अच्छा कह लिया, आपको आज लग रहा है बहुत कुछ हो गया और आप बहुत कमाल के शायर हैं। 2 दिन बाद आप उस खुमार से उतरे तो आपको फिर चुल मच रही है कि यार शेर नहीं हो रहा है, शेर नहीं हो रहा है, शेर कहना है, ये है वो है। बट ऐसा कम ही हुआ है, या शायद मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ कि अपना शेर पढ़ते हुए मैं रो दिया हूँ। दूसरों के शेर पढ़ते हुए कई बार रोए, या हमारे शेर पढ़ते हुए शायद कुछ लोग रोते हों या हंसते हों या सोचते हों। ट्रू। एक अच्छी शायरी भाई, अगर बताना हो, एक अच्छी शायरी दर्द कम करती है या और बढ़ा देती है? अच्छी शायरी एहसास दिलाती है। अच्छी शायरी एक थेरेपी की तरह है। आप जिन इमोशन से भाग रहे होते हैं, वो इमोशंस खड़ा करके आपके सामने रख देते हैं कि ये देखो तुम इससे भाग रहे थे। तो वो अच्छी शायरी आपको ज्यादा हंसा सकती है, आपको ज्यादा रुला सकती है, आपको आपकी कोई पुरानी एक्स याद दिला सकती है। जो मोस्टली करती है। हाँ, जो आम तौर पे जो शायरी का गजल का काम है, इश्क की बातें करना, तो आपको अक्सर पुराना कोई वो याद आ जाएगा, कोई शख्स याद आ जाएगा, पुरानी किसी की बात याद आ जाएगी। तो अच्छी शायरी केवल आपके सामने आपके ही जो जिए हुए जीवन में से वो चीजें जिनको आप भूलना चाह रहे थे, जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो कभी अच्छी शायरी आपको याद नहीं दिलाएगी। आपने किसी चीज को लेके आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ ये खराब हो गया, वो अच्छी शायरी उसकी याद कभी नहीं दिलाएगी। आप जिन इमोशन से हमेशा भागते रहते हैं, वो अच्छी शायरी जो है, जो इमोशनल आपकी कमजोरियां हैं उनको लाके रख देती है कि ये देखो ये चीजें हैं, इनको तुम महसूस करके देखो, एक बार जी भर के रो लो, एक बार जी भर के हंस लो, हाँ, शायद दर्द कम हो जाए। शायद दर्द कम हो जाए। तो अच्छी शायरी थेरेपी का काम करती है आपके लिए। ट्रू, आई एग्री। कभी भाई डर लगता है आपको कि एक दिन जज्बात खत्म हो जाएंगे, शायरी कहाँ से आएगी, ऐसा यार कुछ? हर बार लगता है जब ऐसा हो जाता है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए और कोई अच्छा शेर नहीं हुआ। और ये हर शायर के साथ होता है। मेरे करीब में जितने अच्छे शायर हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी रोज बात होती है, उनसे भी बात करता हूँ, तो उनके साथ भी यही है कि उनसे 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीने 2 महीने शेर कोई नहीं हो रहा, तो उनके अपने ऊपर वो सवाल उठाने लगते हैं कि मैं शायर हूं भी कि नहीं हूँ, क्या हो गया, शेर क्यों नहीं हो रहे, क्या हो गया, मेरा दर्द कम हो गया। वो जो है वहां पे काम आती है आपकी रियाजत और आपकी इल्म। आपका इल्म उस जगह पे, आपकी नॉलेज वहां पे काम आता है। जब आप थोड़े से, है ना, वो जो राइटर्स ब्लॉक कहते हैं जिसको, आर्टिस्टिक ब्लॉक जो आ जाता है कि आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो जब आपके पास इमोशंस का जो मटका है वो खाली हो जाता है शेर कह कह के, तो फिर वहां पे जो है आपका नॉलेज काम आता है, फिर आप अपनी नॉलेज से शेर बनाते हैं। तो ये चीजें हैं मैनेज करने के लिए, और वो वही है कि वो वक्ती तौर पे होता है, फिर आप कोई अच्छा शेर कह लेते हैं, फिर आप खुद को गालिब समझ लेते हैं, फिर आप जो है कुछ टाइम नहीं कह पाते। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, हर आर्टिस्ट के साथ साथ चलता रहता है। तो ये आर्टिस्ट आपको बेचैन रखता है, ये आपके अंदर का आर्टिस्ट आपको चैन से तो नहीं बैठने दे सकता। अगर सक्सेस और सुकून में आपको कोई एक चीज चूज करनी हो, तो क्या चूज करेंगे आप? यार सुकून डिपेंड करता है कि सुकून किसको माना जा रहा है या क्या है, लेकिन मैं तो सक्सेस ही चूज करूंगा। ये तो ये तो रही ऊपर के मन की बात। जो असलियत है ना, बताइए अब। मतलब मैं इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, मैं वाकई बहुत ही ज्यादा इन अपनी कुछ चीजों को लेकर के मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ। ये बात मैंने तय कर ली थी। अच्छा, ये चीजें तय भी हुई जब वो जो पूरी जीवन की कहानी आपको बताई गई, जब आपके ख्वाब आपको टूटते हुए दिखाई देते हैं। एक बार मुझे स्पोर्ट्समैन बनना था, वो ख्वाब टूटा। फिर बीए लेना था और उस चीज को परस्यू करना था, वो उस तरीके से नहीं हो पाया। हालांकि आज मैं शायर हूँ, सब छोड़ छाड़ के यही कर रहा हूँ, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो पाया। तो वो जो 2 बार ये चीजें हुई ना, वो डिप्रेशन से निकलते वक्त एक फैसला और
एक वादा खुद से कर लिया था कि अब तो नहीं सुनेंगे किसी की, कोई कुछ कर ले, ओके। अब करेंगे तो अपने हिसाब से सारा काम। जिसमें हमको खुशी हाँ, मिले। इस चीज को लेकर के मैं उस वक्त ही सेल्फिश हो गया था कि मेरे लिए अब इस काम से और इस काम के थ्रू सक्सेसफुल होने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का ही सोच के आया था, मैं सक्सेसफुल होके ही जाऊंगा, वक्त इनफैक्ट बाकी भाई तय करेगा। सक्सेसफुल भाई क्या कहते हैं ना, आपकी सक्सेस ये डिसाइड नहीं करता आपके फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ जिन मतलब लोगों ने बात ऐसा सोच लिया है वो फॉलोअर्स की बहुत ही नहीं है, बात पैसों की है। पैसे पैसे नहीं दे रहे ना अभी आप मेरी हर लोग। बात को ऐसा कर दे रहे, मैं एकदम डेड एंड पे हो जा रहा हूँ। लोग दिक्कत क्या है ना, मतलब अभी जो चीजें हैं, जैसे सक्सेस का मामला क्या है कि इस इंडस्ट्री में आप जो गिने चुने सबसे महंगे कवि हैं, सबसे महंगे शायर हैं, आप उनमें शुमार हो जाएं, आपके पास इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वो चीज सक्सेस है। मतलब फॉलोअर्स तो मैं वैसे भी नहीं गिनता, पहले भी नहीं गिन रहा था। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, विष्णु विराट, बहुत अच्छा शायर है, हरियाणा रहता है वो। एक तो हरियाणा का आदमी शायरी कर रहा है, ये बड़ी बात है। वो जो है बहुत अच्छा शायर है। हाँ हाँ यार, मतलब वहां की आप जबान देखिए और उर्दू जबान देखिए, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। वो बेचारे प्यार से भी बात करें तो लग रहा है लाठी मार देंगे अभी। अब वो उर्दू में शेर कह रहा है, इतने खूबसूरत शेर, बहुत कमाल का और रोमांटिक एकदम। मतलब मेरे यहाँ तो फिर भी जो है थोड़ा सा वियोग श्रृंगार और दिल टूटे वाली बात है, वो तो प्रॉपर रोमांटिक आदमी है, प्रॉपर रोमांटिक शेर कह रहा है। सबसे मकबूल शेर जो उसका है वो सुनाता हूँ। वो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं माननीय, उन्होंने कोट किया था वो स्टेज से, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कोट किया था वो स्टेज से। वो शेर यूं है कि उसका मतलब ऐसे है कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, हम है कागज वो कैंचियां देंगे, जुगनुओं ने शराब पी ली है। जुगनुओं ने शराब पी ली है। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब हाँ। ये सूरज को गालियां देंगे। वाह, क्या कहने भाई, क्या इस कहने। तरह के मामला तो बहुत अच्छा शायर है उस समय, और नई जनरेशन में बहुत अच्छी शायरी भी हो रही है यार इस वक्त। जो लोग मुझे अक्सर बुड्ढे टाइप के कहते दिख जाते हैं कि अरे ये कहाँ, जिस तरह के नए थॉट्स नई जनरेशन निकाल के ला रही है, वो पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि उतनी रसाई भी नहीं थी, उतनी पहुंच भी नहीं थी, उतना एक्सेस भी नहीं था इंफॉर्मेशन का शायर के पास। वो आसपास की किताबें, आसपास के अखबार, आसपास की शायरी पढ़ के ही शेर कह रहा था। आज का शायर जो है फिलोसफी भी पढ़ रहा है, साइकोलॉजी भी पढ़ रहा है, पिक्चरें भी देख रहा है, वो इंटरस्टेलर भी देख रहा है, वो ट्वाइलाइट भी देख रहा है, तो उसके पास हर तरह की चीजें हैं सोचने के लिए, हर तरह के थॉट पे काम करने का वक्त है। बिल्कुल वो भाई सही बात है। मान लो एहसास, इमोशन, जज्बात, थिंकिंग को कैसे कोई कंट्रोल कर सकता है, ये एज फैक्टर के इसमें कुछ है ही नहीं। नहीं बस ये है कि कोई, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके हमसे मतलब एक्सपीरियंस थोड़े ज़्यादा होंगे, हमारे थोड़े कम होंगे। उसमें वो वही है ना, उसमें फिर सारा आता है शायरी में जो क्राफ्टिंग का खेल है ना, वो वहां पे आता है। मैं या मेरे उम्र के जो लोग हैं वो शायद अभी उतने पोएटिकली उतने अच्छे मिसरे ना बना पाए, उतने अच्छे पोएटिकली उनको क्राफ्ट ना कर पाए जिस तरह कोई पुराना आदमी कर लेगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस उतनी ज्यादा कर ली है। इस उम्र में भी कोई उतनी प्रैक्टिस कर ले अगर, जो 24 घंटे शायरी में लगा हुआ है उसी तरह कह रहा है, तो वो शायद कर ले जाए। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जो क्राफ्ट के ही शायर हैं, वो उनके पास थॉट में कुछ ऐसा नया नहीं है, बट उन्होंने अपने क्राफ्ट पे इतना काम कर लिया है कि उनका क्राफ्ट इतना खूबसूरत है कि वो शेर अपने आप अच्छा लगने लगता है। शायरी के लिए जो है, आपके लिए क्या है, राइटर के लिए या पोएट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जज्बात, एहसास या इमेजिनेशन? जज्बात तो सबसे जरूरी चीज वैसे भी है, इंसानी तौर पे भी आप महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए आप जानवरों से थोड़े अलग बनाए गए हैं। आपको हम्म। इमोशंस ही एक अलग चीज है जो बख्शी है थोड़ी सी विकास के बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे डेवलपमेंट इंसान तक आता गया, इमोशंस की क्वांटिटी और इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। हम अपने से जस्ट पीछे के जनरेशन में बंदरों में और चिंपैंजीज में देखेंगे तो हम लगभग लगभग हमसे थोड़े कम, लेकिन वह है इमोशंस उनके हम्म। अंदर। तो ये इमोशंस ही हैं। और दूसरी चीज जिसने हमें चिंपैंजीज से भी अलग बना दिया वो थी हमारी इमेजिनेशन। हम सोच पाए कि हमें कोई भारी सामान ले जाना है तो उसके नीचे कोई गोल चीज रख देंगे तो हमें आसानी होगी, इसलिए हम टायर बना पाए। इन्वेंशन जो है वो इमेजिनेशन से ही निकलती है। महाकवि कालिदास ने जब वो लिख रहे थे, उन्होंने जब ये बताया कि बादलों पे कविता लिख के भेजी गई, कि जो कविता है मेघदूत, मेघदूत में जो है जो नायक है हमारा वो जेल में बंद होता है, और वो नायिका को जो अपनी कविताएं हैं वो बादलों पे लिख के भेजता है, ऐसा महाकवि कालिदास ने कहा। आप उस वक्त साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचेंगे तो आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन आज आप एसएमएस भेज पा रहे हैं, वैसे ही तो जा रहा है ना, वो तो ट्रांसमिशन वैसे ही तो हो रहा है ना, तो वो इमेजिनेशन से ही बनती है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, और उन क्वेश्चन से भी पहले आपसे हम कुछ मतलब चुनिंदा प्यारे प्यारे शेर सुनना चाहते हैं। सुना है आप जो है पॉलिटिक्स पे भी लिखते हैं,
हाँ यार, पॉलिटिक्स पे लिखता हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पढ़ता हूँ, तो हालाँकि हमारी ऑडियंस के लिए कुछ चुनिंदा शेर अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा भाई। पॉलिटिक्स पे बहुत गिनी चुनी जगहें ऐसी हैं जहाँ पॉलिटिक्स में मैंने पढ़ा है। अच्छा, पॉलिटिक्स में भी ये है कि मैं किसी एक पार्टी के हक में या किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सबके हक में हूँ, सबके खिलाफ हूँ। मामला बहुत ये वाला कैसे ये कैसे मैनेज करते हैं? यार, हिंदुस्तान के आदमी के साथ दिक्कत यह है कि आपको जिसे अपना नौकर बना के रखना था, आपने उसको ताज पहना दिया है। और ये ठीक है, बात आप पता भी नेता है। चुनते हैं, वो जन सेवक है, जन नायक नहीं है। वो आपने उसे अपने काम के लिए चुन रखा है, आप उसकी तरफदारी करते क्यों घूम रहे हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए उससे। अमेरिका और इंडिया में यही अंतर है कि सैटरडे को चुनाव है, वहां एक आदमी ट्रंप को वोट दे रहा है, संडे को ट्रंप जीत रहे हैं, और मंडे को जिसने वोट दिया था वही जाके ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ लोग वोट दे के भगवान बना लेते। तुम क्या चुन रहे हो? तुम अपने भविष्य के लिए किसी को चुन रहे हो, वो काम नहीं कर रहा तो उससे पूछो क्यों नहीं कर रहा। ये दिक्कत है। वो किसी को भी आप चुने, XYZ, यूपी में कोई आए, सेंटर में कोई आए, बिहार में कोई आए, पंजाब में कोई आए, आप किसी को भी चुन रहे हैं तो आपको उससे सवाल करना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और ये एक डेमोक्रेसी की जरूरत है। आपने उसको भगवान बनाने के लिए वोट नहीं दिया है। जो कि यूपी और बिहार में मतलब पूरे इंडिया में ही पूरे बहुत इंडिया में ज्यादा, है यार, हर जगह बहुत है। ज्यादा है। और आपको लगता है आप मतलब जब बात इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता को गाली दे रहे हैं तो लोग उस पे आपको मारने को तैयार हैं। वो कौन लगता है तुम्हारा? उसके लिए करने को वो तैयार है। 2 बार नहीं सोचेगा आपकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले उसके लिए, अगर वो उससे अपनी सीट जीत रहा होगा तो। आप उसके लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? है ना, आपको जो है अपना नायक नहीं चुनना है, आपको अपना सेवक चुनना है। वो लोग जो इलेक्ट हुए हैं वो आपके लिए, आपका काम करने के लिए और आपकी बेहतर लाइफस्टाइल के लिए इलेक्ट हुए हैं। वो इसलिए नहीं इलेक्ट हुए कि वो आपको सिखा सकें कि आपको क्या करना है। तो पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा थ्रेट क्या है यूथ के लिए? यूथ को थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए इन सब चीज़ों पे। यूथ के कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसे वास्तविक मुद्दों पे बात करनी चाहिए। उसे जहां गलत होता हुआ दिखाई दे वहां उसके खिलाफ खुल के बोलना चाहिए। आप अपने ही दोस्त से इस बात पे लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी सही है या मोदी सही है। आप राहुल गांधी या मोदी से इस बात पे नहीं लड़ रहे कि उन दोनों में से कौन सही है या कौन गलत है। आपको उससे नहीं लड़ना है। आप अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी गलत है तो आपको राहुल गांधी से जाके लड़ना है कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। आपको लगता है कि मोदी गलत है तो आपको मोदी से जाके लड़ना है कि तुम ये काम गलत कर रहे हो। आपको अपने बगल में बैठे उस दोस्त से नहीं लड़ना कि तुमने कैसे बोल दिया। उसके बोलने से किसी भी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा, उनके बदलने से इस पूरे देश पे फर्क पड़ेगा और आपके जीवन पे फर्क पड़ेगा। सारा खेल इस चीज का है। वो कुछ शेर आपकी बात कर रहे थे, मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ इरशाद। कि हम सच बोलने वाले लोग हैं, बतलाओ सरकारों को। वाह। हम सच बोलने वाले लोग हैं, बतलाओ सरकारों को। हमने अपने पाँव से ठोकर मारी है दरबारों को। वाह, क्या कहने। हम सच बोलने वाले लोग हैं, बतलाओ सरकारों को। हमने अपने पाँव से ठोकर मारी है दरबारों को। पाई पाई लूटी है जनता के खून पसीने की। पाई पाई लूटी है जनता जनता के के खून खून पसीने पसीने की। की। किसने संसद भेज दिया है इतने पाकिट मारों को? वाह, क्या कहने भाई, किसने क्या कहने, क्या कहने, किसने संसद भेज दिया है क्या इतने कहने। पाकिट मारों को? ये सब के सब जो तुम्हें जान जान बोलते हैं, ये सब के सब जो तुम्हें जान जान बोलते हैं, हमारे मुंह पे हमारी जबान बोलते हैं। वाह। वाह। ना इनको शेर सुनिए कि ना इनको वो किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, वो पूरा सिनेरियो याद करिए और शेर सुनिए। जो है हंगर इंडेक्स में 142 देशों में 109 या 112वें नंबर पे है हिंदुस्तान। कि कितनी अफसोस की बात है कि ये सब के सब जो तुम्हें जान जान बोलते हैं, हमारे मुंह पे हमारी जबान बोलते हैं। ना इनको सुनना पड़े चीख भूखे बच्चों की। वाह। ना इनको सुनना पड़े चीख चीख भूखे भूखे बच्चों बच्चों की। की। अगर ये तब भी सुने जब किसान बोलते हैं। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। अगर ये तब भी सुने जब किसान बोलते हैं। ये कुछ एक शेर हैं जो कह लेता हूँ, मैं सुना लेता हूँ लोगों को। भाई क्या शेर है, हाँ इरशाद, क्या शेर है। तो यही है यार पॉलिटिक्स पे। मतलब हालांकि मैं अपने जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं वो मैं कम ही रखता हूँ किसी भी पब्लिक पोर्टल पे। अगर 2-4 लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी वजह से क्यों इन्फ्लुएंस हों, है ना। सवाल ये है, उन्हें अपना हक है अपने फैसले लेने का, उन्हें हक है तय करने का कि उनके लिए कौन सही है कौन गलत है, लेकिन उन्हें ये चीज सोच समझ के तय करनी चाहिए। लेकिन भाई बोल देना अच्छा है कि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, जो भटके हैं,
मान लो जिनको यार अवेयरनेस नहीं है। देखो, ये तय करना मुश्किल है ना कि कौन भटका है। सवाल सबसे बड़ा ये हाँ, है ना। एग्री एग्री। क्या पता हम ही भटके और हमें लग रहा हो कि दुनिया भटकी हुई है। तो ये तय नहीं कर सकते आप। हर आदमी अपने आप को देख ले कि वो जो काम कर रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके बच्चों को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके बच्चों के जॉब्स के लिए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बच्चों के लिए साफ हवा है, पानी है कि नहीं है, उसके बच्चों के रहने के लिए ये देश सेफ है, उसके रहने के लिए ये देश सेफ है कि नहीं है। आप अपने लिए सोचिए। आप दुनिया को देखिए। जो फैक्ट्स हैं, दूसरी चीज जो एक बहुत इस समय यूट्यूब पे तमाम लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनको लेकर के मुझे लगता है कि आप एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं। आपका काम है फैक्ट्स पहुंचाना लोगों तक। आप उसमें अपना पर्सनल व्यू देने की आपको जरूरत नहीं है। अपनी आइडियोलॉजी थोपने की जरूरत हाँ, नहीं। वो चाहे लेफ्ट विंगर हो, राइट विंगर हो, किसी तरफ के लोग, आप फैक्ट्स पहुंचाइए। आदमी खुद उन फैक्ट से डिसाइड करना चाहिए कि वो काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उसका उसके ऊपर और इस देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये हर आदमी इस तरह से काम करने लग जाए तो ऊपर से लेके नीचे तक सारी व्यवस्थाएं इवेंचुअली अपने आप ठीक हो जाएंगी। अग्री हम भाई। काम ही दूसरे तरीके से कर रहे हैं। दिक्कत ये है, हम जो है नेताओं पे, फिल्म स्टारों के लिए जान दे दे रहे हैं। क्या मतलब है इस चीज का। आप उनको हमारी जरा से भी नहीं पड़ी है। किसी को नहीं पड़ी है। क्यों पड़ी है। कोई फिल्म स्टार आपके एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहा है। आपको उससे अपने एंटरटेनमेंट के लिए बेहतर काम करवाना है कि आप ज्यादा एंटरटेन हो सकें। आपको उसके लिए काम नहीं करना कि आप उसके सिपाही बने घूम रहे हैं, या कोई नेता है तो आप जो है उसके सेवक बने घूम रहे हैं और उसका नारा लगा रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो ट्रू। काम कर रहा है उससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। और मैं इस चीज के लिए भी बड़ा वो हूं कि कोई एक्स नेता है, वो दुनिया को फायदा नहीं पहुंचा रहा, आपको पर्सनली कोई फायदा पहुंचा रहा है। वो आपके घर में लाके 5 लाख रुपए दे रहा है हर महीने। आप जो है उसके पीछे पीछे वो करिए। आपको तो फायदा हो, कम से कम इस चीज के लिए ही काम कर लीजिए ना। सारा सवाल ये, उसको एक पैसे की फिक्र नहीं है आपकी, और आप लगे हुए हैं। इस चीज से आपका भी जीवन खराब होगा, ये देश भी खराब होगा, और सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे दूषित होती चली जाएंगी। ये जो आजकल धर्म की राजनीति हो रही है, ये हार्मफुल है हमारी कंट्री के बिल्कुल लिए, है यार। यूथ के धर्म लिए। के लिए, धर्म की राजनीति के, धर्म कई तरीकों से हार्मफुल है। अगर आप उस पे वो, या सलमान जफर एक शायर है हरदोई के ही, आपके आप अच्छा। हरदोई से हैं, वहाँ के एक शायर है सलमान जफर। उनका बड़ा अच्छा मतला है इरशाद। कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर पर पत्थर होना ठीक ठीक नहीं। नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है लेकिन कट्टर होना ठीक वाह, नहीं। क्या बात है, क्या बात है। धर्मों को लेकर के भी जो एक चीज मुझे लगती है कि आपको बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर के। ठीक है, वो चाहे आपकी धर्म हो, आपकी आइडियोलॉजी हो, आप किसी फिलॉसफी को फॉलो करते हो। सारा दिक्कत जो है वो इस सोसाइटी में रिजिडनेस का है कि मैं ये चीज मानता हूँ, ये तुम क्यों नहीं मान रहे हो, है ना। अपनी आइडियोलॉजी हमें दूसरे पे थोपने हाँ, की जरूरत नहीं है। ट्रू। ये सारा रिलीजन वगैरह बहुत प्राइवेट चीजें हैं। वही ना कि मुझे चाय पसंद है, तुम कॉफी को पी रहे हो, मैं उठ के मारने लग जाऊं तुमको, हाँ, कोई मतलब है इस बात का। बिल्कुल। मुझे चाय पसंद है, मैं चाय पी लूंगा, तुम्हें कॉफी पसंद है, तुम कॉफी पी लो, बात बस। खत्म। सारा तो वो रिजिडनेस ही सारे फसाद की जड़ है। जहां आपने अपने मन में ये गुंजाइश निकाल ली कि हर आदमी एक इंडिविजुअल है और उसको अपनी तरह से जीने का हक है, ना आप उसके में दखल दे और ना वो आपके में दखल दे। और जहां व्यवस्थाएं खराब करने वाले लोग हैं, हर जगह होंगे। 100% परफेक्ट नहीं होता कुछ भी। उसको टैकल करने के लिए हर डेमोक्रेसी में उस तरह से नियम बनाए गए हैं। उन नियम को जो है फॉलो करना चाहिए। चीजें जब आप अपने स्तर पर सुधारने लग जाएंगे ना, तो डेमोक्रेसी भी ज्यादा बेटर तरीके से वर्क करने लग जाएगी। फिर वो चीजें भी उतनी ही व्यवस्थित होती चली जाएंगी। आप अपने आप को सुधार लें तो आधे से ज्यादा कोर्ट केसेस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जो जरूरी है फिर वही डिस्कस होंगे। आदमी जरा सी बात पे कोर्ट केस लेके पहुंच रहा है, उसने खुद को देखा नहीं है कभी कि वो क्या चाह रहा है, उसकी गलती है नहीं है, क्या है। तो धर्म के साथ भी यही मसला है। जो मार्क्स कह रहा है ना कि धर्म एक अफीम है, वो अफीम क्यों कह रहा है, क्योंकि नशे का क्या काम है, वो आपको इतना नंब कर देता है कि आपको बाकी किसी चीज का एहसास ही नहीं है। वही काम धर्म कर रहा है। अगर आप इतने रिजिड हो जा रहे हैं तो वही काम धर्म आपके लिए करेगा कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कितने नंब हो चुके हैं इंसानी तौर पे। और कब आप डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी में शिफ्ट हो जाते बस हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। सही बात है, बिल्कुल भाई। अगर धर्म का मतलब यही है कि मान लो जैसे बहुत से यार, स्पीचेस जब वगैरह हम वायरल होती हैं। हिस्ट्री उठा के देखें तो हमें ये समझ आता है, जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है,
कि धर्म का काम क्या था, सोसाइटी को व्यवस्थित बनाना। धर्म का काम अव्यवस्था पैदा करना नहीं था। धर्म का बेसिक काम था सोसाइटी को व्यवस्थित बनाना, इसीलिए धार्मिक नियम बनाए गए। आप जब धार्मिक नियमों को, अलग अलग धर्मों के नियमों को गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको अंदाजा ये लगेगा कि वो जो नियम है वो वहां की, जहां वो धर्म जन्मा या जहां उसका ज्यादा प्रोपगेशन हुआ, उस जगह के ज्योग्राफिकल कंडीशन से बहुत मेल खाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी जब उन जगहों पे पैदा हुई या उन जगहों पे पली बढ़ी जहां पे ठंडी ज्यादा है, तो वहां उनके धर्म में शामिल है शराब पीना, क्योंकि आप नहीं पियेंगे तो आप उतने गर्म नहीं रह पाएंगे कि आप जी पाए। ठीक है, इस्लाम जहां पे पैदा हुआ वहां इतनी गर्मी है कि आप पी लेंगे तो मर जाएंगे, उन्होंने हराम कर दी। आप अगर थोड़ा सा साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो धर्म का काम था एक व्यवस्था तैयार करना। आज जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप पल भर में यहां से वहां जा सकते हैं। तो सारा खेल इस चीज का है कि आपको इतना समझदार होना पड़ेगा और इतना सहनशील होना पड़ेगा कि आप बाकी चीजों को भी एक्सेप्ट कर सकें उसी तरह से। क्लैशेस आएंगे, लेकिन वही है, वो आप समझदारी से काम लेंगे तो वो उतने बड़े क्लैशेस भी नहीं है कि उनके लिए आपको एक दूसरे की गर्दन काटनी पड़े। अगर ऐसी थिंकिंग सबकी हो जाए तो भाई कितना ही टाइम लगेगा चेंज होने में। यही तो सोचने का वक्त नहीं है आदमी। ज्ञान की बातें जहाँ करने लगो ना, इंसान उठ जाता है कि मुझे नहीं, मेरी आइडियोलॉजी ठीक है, मैं सुपीरियर हूँ, ये इंफीरियर है, यार ये गलत इंसान बातें कर रहा को है। हमेशा बदलाव से लगता है डर। आप अपने मन में इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ता कोई आदमी कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। जो मैंने अभी बात कही ना, आप जब कह रहे थे कि हमें बताना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए, तो सारी बात वही है कि हम कोई नहीं है समझाने वाले, क्या पता हम ही गलत हों। हम तो मान के चल रहे हैं कि हम सही हैं, लेकिन नहीं हुए सही तब। इतिहास में ऐसे तमाम लोग हुए हैं जिनको लग रहा था कि वो सही हैं और उनके फैसलों के गलत अंजाम हुए। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस सबसे जरूरी चीज यह है कि आप ये समझने लग जाएं कि आप गलत हो सकते हैं, है ना। आप प्लस जो आपके लिए क्या सही है। बस तो आने वाली जनरेशन भाई वाकई गालियां देगी आपको कि ये क्या मूर्ख लोग थे, अगर क्या मूर्ख लोग थे। वो समझदार हुए तो। ओके दर्पण भाई, ये लास्ट सेगमेंट है हमारा, कुछ चुनिंदा शेर हमको सुना दें, उसके बाद जो है फिर चुनिंदा मिलेंगे। शेर, नई गजल एक चल रही है, इन दोनों खूब हम्म। पसंद कर रहे हैं लोग। इरशाद, ये कि पहली बार पढ़ी जा रही है हमारे स्टेज पे। नहीं नहीं, ये पढ़ चुका हूँ। एक गजल और है जो पहली बार पढ़ दूंगा। अरे भाई तो भाई आप कंटेंट ऐसा चाह रहे हैं एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव ही हम जा रहे हैं कुछ। तो हाँ। बाकी कुछ शेर हैं कि सियासत का नशा खुद पर कभी तारी नहीं करते। जो अभी सारी बात हो रही थी, सियासत का नशा खुद पर कभी कभी तारी तारी नहीं नहीं करते, करते। ये कारण है कि हम लहजे को दरबारी नहीं करते। वाह। सियासत का नशा खुद पर कभी तारी नहीं करते, ये कारण है कि हम लहजे को दरबारी नहीं नहीं करते। करते। तुम अपने दोस्तों के आस्ती में छुप के रहते हो, तुम अपने दोस्तों के आस्ती हस्ती में में छुप छुप के के रहते रहते हो। हो। हम अपने जानी दुश्मन से भी मक्कारी नहीं वाह। करते। वाह क्या कहने हैं हम दर्पण भाई, अपने, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, हम अपने जानी दुश्मन से भी मक्कारी नहीं करते। और एक शेर इसमें यूं था कि हम अपने दुश्मनों के वार से मोहतात रहते हैं। मोहतात मतलब चौकन्ना। हम अपने दुश्मनों के वार से मोहतात मोहतात रहते रहते हैं। हैं, मगर हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते। वाह क्या क्या कहने हैं। मगर हम जंग की पहले से तैयारी नहीं करते। कुछ लाइट मूड के शेर इसी में है हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कि अगर माँ रोए तो हम सो नहीं पाते हैं हफ्तों तक। अगर माँ रोए तो तो हम हम सो सो नहीं नहीं पाते पाते हैं हैं हफ्तों हफ्तों तक। तक। कोई लड़की बिछड़ जाए तो दिल भारी नहीं करते। वाह वाह क्या कहने कोई भाई, क्या कहने, क्या मिस रहा है भाई। कोई लड़की बिछड़ जाए तो दिल भारी नहीं करते। हर एक त्योहार पर सबको दिलाते हैं नए कपड़े। हर एक त्योहार पर सबको दिलाते हैं नए कपड़े, मगर अपने लिए पापा खरीदारी नहीं करते। वाह मगर क्या बात अपने है, लिए पापा असलियत है, असलियत। खरीदारी नहीं करते। एक गजल और सुन लो। ये गजल मुशायरों में कम पढ़ता हूँ, ये शायद आज तक एक बार पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी कि वो जिनको पास होना था वो तुमसे दूर हो जाते तो शायद तुम समझ पाते। वो जिनको पास होना था वो तुमसे दूर हो जाते तो शायद तुम तुम समझ समझ पाते। पाते। जिसे मुश्किल से भूले थे कहीं फिर उससे टकराते तो शायद तुम समझ पाते। वाह। जिसे मुश्किल से भूले थे कहीं फिर उससे टकराते तो शायद तुम समझ पाते। किसी के छोड़ जाने पर मुझे किस बात का गम है, भला ये आंख क्यों नम है। किसी के छोड़ जाने पर मुझे किस बात का गम है, भला ये आंख क्यों नम है। तुम्हारा बाग होता और उसके फूल मुरझाते तो शायद तुम समझ पाते। वाह वाह
क्या कहने भाई, क्या कहने। किसी के छोड़ जाने पर मुझे किस बात का गम है, भला ये आँख क्यों नम है, तुम्हारा बाग होता और उसके फूल मुरझाते, तो तो तुम समझ शायद तुम पाते। समझ पाते। जो मेरे साथ गुजरी थी, तुम्हें जब मैंने समझाया, तो तुमको कब समझ आया। जो मेरे साथ गुजरी थी, तुम्हें जब मैंने समझाया, तो तुमको कब समझ आया। तुम्हें भी जिंदगी के कुछ बुरे हालात समझाते, तो शायद तुम तो समझ। शायद तुम समझ पाते। वाह। किसी घर का बड़ा बेटा नहीं हो नौकरी पे, तो उसे क्या सहना पड़ता है। किसी घर का बड़ा बेटा नहीं हो नौकरी पे, तो उसे क्या सहना पड़ता है। तुम्हारे घर पे होने से अगर माँ बाप पछताते, तो शायद तुम समझ पाते। समझ पाते, क्या बात है तुम्हारे भाई। घर पे होने से अगर पछताते माँ तो बाप तुम शायद पछताते, समझ पाते। तो हाँ। शायद तुम समझ पाते। एक ताज़ा गज़ल सुनो अभी, जो है एक्सक्लूसिव भाई, यहाँ बिल्कुल एक्सक्लूसिव। हाँ एक्सक्लूसिव भाई, ये हम हुई। चाहते हैं कि ये हमारे ही थ्रू जो है रिलीज हो आपकी गजल। अभी जो तमाम कट्टरताओं की बात हो रही थी, इसमें दो तीन तीन शेर हैं इसमें, तो तीनों पे इश्क मोहब्बत और जो कट्टरताओं पे बात हो रही थी कि एक जो बात है, दूसरा शेर एक आएगा इसमें, उसमें एक बहुत सिंपल सी जो मेरा मानना है कि हम अपने धर्म को लेकर के इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं उस चीज में, कि जो बातें हमारे अवतार या हमारे पैगंबर वो कह के गए थे, हम उन्हीं पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। हमने कायदे से अभी गीता या कुरान पढ़ी नहीं है और उसमें जो बात है वो समझी ही नहीं है, और हम लड़ने निकल पड़े हैं कि मैं तो अपना धर्म बचा के रहूंगा। भाई तू समझ ले पहले, तू कि पढ़ धर्म ले हमारा पहले, क्या है, क्या क्या कह क्या कहता रहा है। है। फिर बात आती है, देखें कि कुछ अपने मन में ठान भी नहीं रहा, कुछ अपने मन में ठान भी नहीं रहा, वो मेरी बात मान भी नहीं रहा। मान भी नहीं रहा। वाह। कुछ अपने मन में ठान भी नहीं रहा, वो वो मेरी मेरी बात बात मान मान भी भी नहीं नहीं रहा। रहा। ये क्या कि बंदगी में इतना खो गए। वाह। शेर सुनो। हाँ हाँ। वो क्या कि बंदगी में इतना खो गए, ये क्या कि बंदगी में इतना खो खो गए। गए, तुम्हें खुदा का ध्यान भी नहीं रहा। वाह। ये क्या कि बंदगी में इतना इतना खो खो गए, गए, तुम्हें खुदा का कभी ध्यान भी भी नहीं नहीं रहा। रहा। और एक शेर इसमें है, मेरे लिए बड़ा इमोशनल शेर है, पसंद आएगा शायद लोगों को, कि तो क्या ये क्या कि बंदगी में इतना खो गए, हमें खुदा का ध्यान भी नहीं रहा। सुना था बाप सर पे साया होता है, सुना था बाप सर पे सर पे साया साया होता होता है। है, तो मेरा आसमान भी नहीं रहा। क्या बात सुना है था भाई, बाप सर पे साया होता है, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो मेरा आसमान भी नहीं रहा। ये दो तीन शेर हैं, अभी हाल ही में हुए थे। उसके अलावा अगर और कुछ सुनने का मन हो तो कुछ इश्क मोहब्बत पे सुना दे भाई, तो उसके बाद, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पेज ही हमारे लिए ऐसा रहा है जिससे मछूते रहे हैं। चलो इश्क मैं इश्क मोहब्बत पे कुछ मोहब्बत सुना दे। के जो है कुछ शेर, एक बहुत पुरानी गज़ल है, अब जो है छोड़ दिया उनको मुशायरों में पढ़ना। वो सुन लीजिए, वो प्रॉपर इश्क मोहब्बत और मेरे टाइप की इश्क मोहब्बत का मामला है तो उसमें। मैं वही वाला फील करना चाहता हूँ, क्योंकि जि- ऐसा रहा है नहीं जिस हमारी लाइफ में। जिस तुमको वही चाहिए। देखें कि पहले चला हो ऐसा न ये रास्ता लगे, पहले चला हो ऐसा न ये रास्ता लगे, कुछ कर के दूजा इश्क भी मुझको नया लगे। वाह। हाँ। कुछ कर के दूजा इश्क भी मुझको नया लगे, मांगी है ये दुआ तू रहे उसके साथ खुश। बिछड़ते वक्त हम अक्सर एक जुमला कह देते हैं, जहां रहो खुश रहो। ये चाहते नहीं है कि सामने वाला खुश रहे, वही लेकिन क्या वही जरूरत वही है मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन कह रहा है। कि कुछ करके दूजा इश्क भी मुझको नया लगे, मांगी है ये दुआ तू रहे उसके साथ खुश, पर चाहता नहीं हूं मैं मेरी दुआ लगे। असली बात ये है। हाँ। पर चाहता नहीं हूं मैं मेरी दुआ मेरी लगा। दुआ लगे। और जब उसके साथ था मैं, तो तुझको बुरा लगा। जब उसके साथ था मैं, तो तुझको बुरा लगा, और चाहता भी था मैं कि तुझको बुरा लगे। ये मेरे और रोकने क्यों करने खड़े हो रहे हैं? भाई रोंगटे ही खड़े हो रहे हैं। और, ये भाई, और चाहता भी था मैं दर्पण भाई कुछ ज्यादा ही लाइट कर दे रहे हो। कि तुझको बुरा। यार सीरियसनेस का कुछ वो नहीं है यार, आदमी को आनंद में रहना चाहिए, हाँ। है ना। तो ठीक है, और चाहता भी था मैं तुझको बुरा लगे, पहचानता हूँ उसकी तो धड़कन से उसे मैं, पहचानता हूँ उसकी तो धड़कन से उसे मैं, अब कैसे निकालूंगा भला मन से उसे मैं। वाह। अब कैसे निकालूंगा भला मन से उसे मैं, दिलवाता है अब सोने का कंगन तो कोई और, दिलवाता है
अब सोने का कंगन तो कोई कोई और, और। पर याद तो आता ही हूँ खन खन से उसे मैं। वाह, क्या कहने हैं दर्पण भाई, वाह। दिलवाता है अब सोने का कंगन तो कोई और, पर याद तो आता ही हूँ खन खन से उसे मैं। अब मुझको बताया कि मोहब्बत है उसी से, अब मुझको बताया कि कि मोहब्बत मोहब्बत है है उसी उसी से। से, जब जीत के ले आया हूँ दुश्मन से उसे मैं। वाह। जब जीत के ले जीत के आया ले हूँ आया हूँ दुश्मन से दुश्मन उसे से मैं। उसे मैं। मेरे ख्याल से अब एंड किया जाए, क्योंकि शेर सुनाऊंगा मैं तो सुनाता ही चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण भाई, जो क्षमा आपने बांधी है। यार मजा आ गया एकदम, बहुत मजा अच्छा मुझे, लगा। आपसे ज्यादा मजा मुझे आया, और बीच में तो फिर अभी कुछ टाइम पहले जो भाई बैठे उनको भी मजा आया, ऐसी बात आपने कह दी है। बस एक प्रॉमिस हम आपसे चाहते हैं कि आप प्रॉमिस करके जाएं कि नेक्स्ट शूट हम जल्दी ही करेंगे, और बिल्कुल आप बिल्कुल। अवेलेबल रहेंगे। हाँ हाँ, मैं यार अवेलेबल ही हूँ मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण भाई। भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। और और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग गौरव भाई को फॉलो करें, अरे सब्सक्राइब भाई, करें, उनकी वीडियोस को खूब मोहब्बत दें। जितनी मेहनत गौरव भाई कर रहे हैं, मैंने यहाँ आके जो देखा है ना, वो वाकई काबिल तारीफ है। और उन उस मोहब्बत का हक अदा होना चाहिए, तो वो हक अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। उस मोहब्बत का हक अदा करें, प्यार बांटते चलिए, मोहब्बत बांटते चलिए, मोहब्बत से रहिए, तो आप भी अच्छे रहेंगे, आप भी खुशहाल रहेंगे, देश भी खुशहाल रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो ऑब्वियस है कि आपने पूरा एपिसोड देखा है, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी की दुनिया बदल सकता है। थैंक यू।